हे एवरीवन, हमने अभी क्या किया है, हमारी एंशियंट हिस्ट्री की जो 1 पेजर क्लासेस थी वो तो हमारी कंप्लीट हो गई है ना। अब हमने उसी फॉर्मेट में हमारी पॉलिटी की क्लासेस को शुरू कर दिया है। कल से ही हमारी पॉलिटी की 1 पेजर क्लासेस शुरू हुई हैं। कल हमने क्या किया, जो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो चैप्टर है उसको पूरा का पूरा पढ़ लिया है अच्छे से। अब आज क्या टाइम है, आज है कि अब हम क्या करेंगे, कल जो हमने चैप्टर पढ़ा था आज उसको हम अपना टेस्ट करेंगे, है ना। हम हमारे एमसीक्यू से उसको रिवाइज और प्रैक्टिस करेंगे। आई एम होपिंग कि आपने उस चैप्टर को ढंग से पढ़ लिया होगा और रिवाइज भी कर लिया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे आज के रिवीजन सेशन में बिना अपना टाइम वेस्ट किए। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। कल हमने पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बारे में, उसी के ऊपर ये वाला हमारा क्या है, क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इट मेड द गवर्नर ऑफ बंगाल द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्या जो बंगाल का सिर्फ गवर्नर था उसको अब डेजिग्नेट कर दिया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के तौर पे। अगर सही लग रहा है तो आप इसको करेक्ट मार्क कीजिए। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोला, इट एस्टेब्लिश्ड द सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा। क्या ऐसा हुआ था। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इट सबॉर्डिनेटेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन ऑल मैटर्स। याद रखिएगा ऐसे टर्म्स होते हैं ऑल मैटर्स, एवरी मैटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे अपने दिमाग को एक्टिव रखिएगा। एंड लास्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इट प्रोहिबिटेड द कंपनी सर्वेंट्स फ्रॉम एंगेजिंग इन प्राइवेट ट्रेड। क्या ये रोक रहा था जो कंपनी के सर्वेंट्स थे, हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके जो सर्वेंट्स थे उनको प्राइवेट ट्रेड करने से रोक रहा था। इसमें से बताइए आपको कौन से स्टेटमेंट सही लग रहे हैं या गलत हैं। आपका जो भी आंसर है अपना आंसर मार्क कर लीजिए एंड ये पूरे ऑनेस्टी के साथ कीजिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपने कल वाला लेक्चर पूरा ध्यान से सुना होगा ना तो आपको बहुत इजी लगने वाला होगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नाउ टाइम्स अप, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इट सेज, विद रेफरेंस टू द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये हमारे क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। याद रखना है, मैंने ऐसे याद रखा था 33 है, 33 है ना, तो उससे रिलेटेड कुछ याद रख करवाया था मैंने, याद करने की कोशिश कीजिएगा। अब ये इसका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्या इस एक्ट ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को डेजिग्नेट कर दिया था एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्या ऐसे बना दिया था, कुछ आया था ऐसा कॉन्सेप्ट। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इट एंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनीज कॉमर्शियल एक्टिविटीज़। क्या कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को ख़त्म कर दिया था इस एक्ट ने। स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है, इट इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कॉम्पिटिटिव सिस्टम फॉर रिक्रूटमेंट टू द सिविल सर्विसेज। क्या सिविल सर्विसेज की रिक्रूटमेंट के लिए मतलब ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम स्टार्ट किया था इस एक्ट ने। आते हैं हमारा लास्ट स्टेटमेंट, देखते हैं क्या बोल रहा है ये, इट डिप्राइव्ड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास टू देयर लेजिस्लेटिव पावर्स। क्या इस वाले एक्ट ने जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स थे उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स को मतलब हटा मतलब डिप्राइव कर दिया था, कम कर दिया था, मतलब उनको हटा के क्या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पर मतलब उन तक आ गया था, ऐसा था कुछ, मतलब इनकी पावर्स को कम किया था, ख़त्म किया था। बताइए आपको कौन से स्टेटमेंट सही लग रहे हैं, है ना। जो भी आपको सही लग रहा है आपको बताना है कि सिर्फ फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है या फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट है, 2 एंड 3 करेक्ट है, ये हमारा 1 3 एंड 4 करेक्ट है। अब इधर से आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि एक ना एक स्टेटमेंट तो हमारा गलत है ये, है ना। तो ध्यान से सोच समझ के अपना आंसर मार्क कीजिएगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है, which of the following correctly distinguishes the Government of India Act 1858 from the Indian Councils Act 1861। ये जो हमारे एक्ट थे ना 1858 का, वो किस तरीके से 1861 से अलग था, क्या डिफरेंस था, है ना, डिफरेंस क्या है इनमें एग्जैक्टली। अब क्या बोल रहा है स्टेटमेंट 1, द फॉर्मर, फॉर्मर मतलब पहले वाला, मीन्स गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जो पहले लिखा है वो फॉर्मर। ये ट्रांसफ़र कर रहा था गवर्नेंस ऑफ इंडिया को, कहाँ से, फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन। क्या ऐसा हुआ था, क्या कोई टर्निंग पॉइंट आया था कि कुछ हुआ था 1857 में, उससे रिलेट करके कुछ बताया था। ठीक है, तो उससे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द फॉर्मर मतलब वही पहले वाला मीन्स 1858 का एक्ट। ओके, इट क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये मैंने बताया था
वाइसरॉय आए थे, है ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया था। ये भाई साहब बैठेंगे तो हमारे वहीं पर ही ब्रिटिश में, ठीक है, और ऑफिस इंडिया के लिए खोला गया है, ठीक है, कुछ ऐसा याद आ रहा है। तो ये क्या मतलब ये 1858 के एक्ट के थ्रू हुआ था, सही लग रहा है तो करेक्ट मार्क कीजिएगा। चलिए पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है, द लेटर मीन्स बाद वाला मीन्स 1861 का इंट्रोड्यूस द पोर्टफोलियो सिस्टम इन द एग्जीक्यूटिव। जैसे आज के हमारे डिपार्टमेंट्स टाइप के होते हैं ना, तो क्या वैसे ही जो पोर्टफोलियो सिस्टम था एग्जीक्यूटिव में वो 1861 के एक्ट ने स्टार्ट किया था। चलिए आते हैं आज के लास्ट इस वाले क्वेश्चन के लास्ट स्टेटमेंट पर। द लेटर रिस्टोर्ड लेजिस्लेटिव पावर्स टू द प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। क्या 1861 के एक्ट ने जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी मीन्स लॉ मेकिंग जो पावर थी बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज की, उसको वापस दे दिया था, रिस्टोर कर दिया था। कैसा हुआ था बताइए, आपको कौन से स्टेटमेंट सही लग रहे हैं? कैसे 1 एंड 2 सही हैं, या 1 2 एंड 3 सही हैं, 1 3 एंड 4 सही हैं, या सारे ही स्टेटमेंट सही हैं? अपना आंसर जल्दी से मार्क कर लीजिए। ठीक है, टाइम होने वाला है, जल्दी मार्क कीजिए। चलिए नाउ टाइम्स अप, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे क्या बोला है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ये हमें एक्ट दिया हुआ है एंड इससे रिलेटेड प्रोविजन दिया हुआ है, हमें बताना है कि इसमें से कितने पेयर्स सही मैच हैं, ठीक है। क्या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का इंट्रोड्यूस किया था सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स? क्या कुछ ऐसा हुआ था? ठीक है, मैंने यहाँ पे नाम के रिलेटेड भी कुछ चीज़ें बताई थी, है ना, मतलब जहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स हो रहा था, क्या वो 1909 का था या कोई और एक्ट था? ठीक है, याद करने की कोशिश कीजिएगा। पेयर सेकंड हमारा क्या कह रहा है कि जो हमारा 1919 का एक्ट है, क्या इसने डायarchy इंट्रोड्यूस की थी प्रोविंसेस में? ये वर्ड भी हमेशा ध्यान से पढ़िएगा, सिर्फ डायarchy देख के मार्क मत कीजिएगा कि प्रोविंसेस पूछ रहा है या किस लेवल पे पूछ रहा है ना, तो ये वाली चीज़ याद रखनी है। फिर आता है 1935 का एक्ट, क्या इसने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की थी? मीन्स प्रोविंस पे बात करें ना, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात हुई थी क्या इस वाले एक्ट में? फिर आता है 1947 का एक्ट मीन्स इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, क्या इसने अबॉलिशन किया था ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का? क्या जो हमारा ये जो चला था ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो बनाया गया था, क्या इसको यहाँ पे एंड कर दिया गया था इस वाले एक्ट से? अब आपको जितने भी पेयर सही लग रहे हैं उसको करेक्टली मतलब बताइए कि कौन कौन से सही हैं, उसी अकॉर्डिंग अपना आंसर दिए कि सिर्फ एक सही है या 2 सही हैं या 3 सही हैं या फिर हमारे चारों ही ऑप्शंस सही हैं। जल्दी अपना आंसर मार्क कर लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये रिलेटेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, एंड 1935 हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट है ये, ठीक है। इसमें से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, एंड मैंने कल आपको ये बताया भी था लेक्चर लेते टाइम में कि 70% जो आज का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो इससे रिलेटेड ही है ना, इससे बहुत सारे प्रोविजंस लिए गए हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर से क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, आपने देखा होगा, आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए उसमें क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेंगे, तो इस चैप्टर को अच्छे से ढंग से पढ़िएगा। चलिए स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, इट प्रोवाइडेड फॉर एन ऑल इंडिया फेडरेशन कंप्राइजिंग ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। क्या इस वाले एक्ट से ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात हुई थी, जिसमें क्या क्या होगा, ब्रिटिश के इंडियन प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स होंगे, ऐसी कोई बात हुई थी? ठीक है, स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, इट अबॉलिश्ड डायarchy इन द प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। क्या डायarchy खत्म करके प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात हुई थी इस एक्ट में? ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट क्या बोला है, इट इंट्रोड्यूस्ड डायarchy एट द सेंटर। ये क्या बोल रहा है कि प्रोविंसेस में तो खत्म कर दिया बट सेंटर पे ले आए थे, ऐसा हुआ था कुछ? ठीक है, स्टेटमेंट 4 क्या बोल रहा है, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट मतलब आज की जो सुप्रीम कोर्ट है ना वो, तो क्या फेडरल कोर्ट बनी थी उस मतलब इस एक्ट के थ्रू? फिर आता है लास्ट स्टेटमेंट इसका, द प्रपोज फेडरेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स जॉइंड इट। ठीक है, क्या ये फेडरेशन एग्जिस्टेंस में आ गया था क्योंकि जितने प्रिंसली स्टेट्स चाहिए थे उन्होंने इसको ज्वाइन कर लिया था? ये थोड़ा सा मैंने आपको घुमाने के लिए स्टेटमेंट रखा हुआ है, अगर आप 1 2 3 4 जो कि हमने एक एक पॉइंट अच्छे से पढ़ा हुआ है, अगर आपने उसको मार्क कर लिया तो आप फिफ्थ वाले को भी क्या कर जाओगे, एलिमिनेट करके इस वाले क्वेश्चन को
कंप्लीट कर जाओगे। एंड वैसे अगर इससे रिलेटेड प्रोविजन बताए थे मैंने कुछ, वो याद होंगे तब तो ये आपके लिए बहुत ईजी है। चलिए अपना आंसर मार्क कर लीजिए। ओके, सो गुड, है ना। आई एम होपिंग कि आपने अपने आंसर मार्क कर लिए होंगे। जब आप अपने सारे आंसर मार्क कर लेंगे उसके बाद जाके आंसर की से मैच कीजिएगा कि आपके कितने आंसर सही हैं या कितने गलत हुए हैं। अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल 4 मार्क्स आ गए या 5 आ गए, मार्क्स इन द सेंस कि इतने क्वेश्चंस करेक्ट हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। बट अगर आप 3 पे, 2 पे या 1 पे या 0 पे भी रह जा रहे हो तो प्लीज़, है ना, इसमें अपने आप को वो मतलब डिमोटिवेट मत कीजिएगा। इसको एज अ टेस्टिंग फेज लीजिए। जो गलत हुए हैं उस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए कि कहाँ गलती हुई है, एंड उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्योंकि आज गलती करोगे तो वो और ज़्यादा समय तक ध्यान रहेगा। ठीक है, तो डिमोटिवेट नहीं होना है, पढ़ाई को ट्रैक पर रखना है। एंड वन एंड द ओनली थिंग जो आपको पता है कि करनी है, एक आपकी कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंट की पढ़ते रहिए। एंड दूसरा आपका क्या है कि जितना भी आप पढ़ रहे हो ना उसको रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन रिवाइज करते रहो। जितनी बार रिवाइज करोगे उतना काम हो जाएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। ऑनेस्टी के साथ काम कीजिए। ऐसा नहीं है कि मतलब कर नहीं पा रहे हो या फिर खुद से झूठ मत बोलना, जितना कर रहे हो अच्छे से करना। मार्क्स कम हुए, रीज़न देखना, रिवाइज नहीं किया था या पढ़ा ही नहीं, बस ऐसी क्लास देखने आ गए कि अच्छा लगा कि पॉलिटी का टेस्ट चल रहा है तो हम ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। पहले आप पूरा लेक्चर को देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, बुक से रिवाइज कर लीजिए, अपने नोट से रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद आइए। ठीक है, अब ये देखिए, जब आप पढ़ लेंगे उसके बाद ये जो हमारी कल वाली क्लास थी जहाँ हम 1 पेजर से रिवाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप जाके टेस्ट देने के बाद इधर से रिवाइज कर सकते हैं कि कौन सा एक्ट था, इसका क्या प्रोविज़न था, है ना, ये सारे हमने दिए हुए थे। यहाँ से अपने आंसर्स भी देख सकते हो कि कहाँ गड़बड़ हो गई, है ना। और डिटेल एक्सप्लेनेशन तो हम जब ये पूरा हो जाएगा कंप्लीट उसके बाद अच्छे से सेशन लेके आएंगे जहाँ पे आपका दोबारा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी तो आपका मिनी टेस्ट था जहाँ पे हमें देखना था कि कल वाली चीज़ आपको रिवाइज है या नहीं है। और ये प्रोविजंस अच्छे से रिवाइज फिर से कर लीजिएगा, जहाँ भी गलती हुई हो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, बाकी इसको रिवाइज कर लीजिएगा। सारे के सारे पॉइंट्स ये रहे। ठीक है, सो आई एम होपिंग आपने अपना टेस्ट अच्छे से दिया होगा, है ना। जितने भी आपके स्कोर बन रहा है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितना स्कोर बन रहा है। एंड अगर आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हो कि जैसे हमने क्या किया है, हमने पहले हमारी क्लास को अब पढ़ा है अच्छे से, है ना, पूरी क्लास हमने ली 1 पेजर वाली, उसके बाद हमने MCQs किए हैं। अगर आपको ये क्लास और ये सेशन अच्छे लग रहे हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। एंड प्राइम पिलर्स अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड कीप ग्रोइंग। मिलते हैं हमारे कल के नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। हे एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी मिनी क्विज पॉलिटी सेकंड एपिसोड का। यहाँ पे कल हमने क्या पढ़ा था, हमारा मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा था। आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, अगर नहीं पढ़ा है तो पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद आके टेस्ट दीजिएगा। ओके, सो आई एम होपिंग कि आप लोग रिवाइज करके आए होंगे। कल का आपको पूरा दिन मिला। एंड अब आ जाते हैं हमारे टेस्ट पर बिना टाइम वेस्ट किए। ये हमारा 1 पेजर है जहाँ से मैं आपको पूरा का पूरा क्लास समझाती हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। एंड आई एम होपिंग कि आपने इसको यूज़ करके पूरा का पूरा अपना चैप्टर रिवाइज भी कर लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन 1। ठीक है, तो क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा। आज थोड़ा सा मैंने पैटर्न में चेंज किया है एंड आई एम होपिंग कि आपको ज़्यादा पसंद आएगा। ठीक है, क्योंकि और ज़्यादा इंटरेक्टिव होने वाला है। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं। हाउ डिड द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 ऑल्टर द स्टेटस एंड द रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बोल रहा है कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था 1947 का, उसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का स्टेटस और रोल कैसे चेंज किया था। आप स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स पढ़ चुके हो, है ना, उससे कनेक्ट करके इनके आंसर्स देने हैं क्योंकि इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है, तो और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अभी आज हमने हमारी 3rd वाली क्लास ली है जिसमें हमने हमारे प्रियम्बल को पढ़ा है। एंड आज हम टेस्ट दे रहे हैं हमारा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे, क्योंकि कल हम इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं एंड आज आप इसको रिवाइज कर चुके होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं। द असेंबली वॉज मेड अ फुली सॉवरेन बॉडी कैपेबल ऑफ एब्रोगेटिंग एनी ब्रिटिश लॉ एप्लीकेबल टू इंडिया। ये बोल रहा है क्या असेंबली को पूरा का पूरा सॉवरेन बॉडी बना दिया गया था जो कि ब्रिटिश लॉ के कोई भी जो लॉ था जो इंडिया में एप्लीकेबल था उसको हटा सकते थे।
स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, द असेंबली रिक्वायर्ड अ डुअल फंक्शन, डुअल मतलब दो फंक्शन, कि कॉन्स्टिट्यूशन भी बना रही थी और ऑर्डिनरी लॉज को भी इनेक्ट कर रही थी कंट्री के लिए, क्या ऐसा था? स्टेटमेंट 3 कह रहा है, व्हेन द असेंबली मेट एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी इट वॉज चेयर्ड बाय द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चंस जो हमारा क्वेश्चन है ढंग से पढ़ लीजिए, तीनों स्टेटमेंट्स को ढंग से पढ़िए और इसमें क्या पूछा है, करेक्ट, कि कौन सा सही है। चलिए अपना आंसर मार्क कर लीजिए जल्दी से, आपको कौन सा सही लग रहा है। जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम होने वाला है, सो नाउ टाइम्स अप। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसका आंसर। अब पहले देखो, मैं एक चीज़ यहाँ पे बताऊंगी कि ये वाली चीज़ देखो कि असेंबली जब लेजिस्लेटिव बॉडी बन रही थी तो क्या राजेंद्र प्रसाद हेड कर रहे थे, उसको चेयर कर रहे थे, या जीवी मावलंकर कर रहे थे? ये पॉइंट में आप थोड़ा वो हो सकते हो कि कल शायद क्लियर नहीं बताया या ये, क्योंकि अभी हमारी ये वाली साइकिल क्या है, चल रही है। ठीक है, बट इसको याद रखना, जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है, ठीक है, तब वो कौन हेड करेंगे, राजेंद्र प्रसाद। ये हमने पढ़ा था, तो ये इसको आप क्या कर सकते थे, इजीली एलिमिनेट कर सकते थे। जब 3 वाला गया तो 1 and 2 आप 50-50 पर थे। अब आप खुद सोचिए कि असेंबली को एक सॉवरेन बॉडी तो बनाया ही था 1947 एक्ट ने, कि ब्रिटिश के सारे लोग खत्म हो जाएंगे, इंडिया डोमिनियन बना था उस टाइम के लिए टिल 1950 तक, है ना, क्योंकि 1950 में हमें किसका स्टेटस मिला, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, है ना, सोवरेन बने हम लोग। अब यहाँ पे आता है जो सेकंड स्टेटमेंट है कि जब भी असेंबली मिल रही थी, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो वो दो काम कर रही थी, पहला कॉन्स्टिट्यूशन को भी ड्राफ्ट कर रही थी और ऑर्डिनरी लॉज को भी इनेक्ट कर रही थी। सही बात है ना कि अभी हम इंडिपेंडेंट हुए हैं तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन को भी ड्राफ्ट करना है, ऑर्डिनरी लॉज को भी तो इनेक्ट करना ही पड़ेगा। सो यस, स्टेटमेंट 1 and 2 तो क्या हो जाएंगे, करेक्ट, और थर्ड वाला क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। ठीक है, तो स्टेटमेंट्स 1 and 2 क्या है, हमारे सही है। 1947 एक्ट ने क्या कर दिया था, फुली सोवरेन बॉडी बना दिया था, जो क्या कर सकती थी, किसी भी ब्रिटिश के जो लॉ को था वो हटा सकती थी, और ये दोनों काम कर रही थी, कॉन्स्टिट्यूएंट ड्यूटीज भी कर रही थी और लेजिस्लेटिव ड्यूटीज भी कर रही थी। थर्ड वाला इनकरेक्ट है, जब भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह मिलती थी तब राजेंद्र प्रसाद सर चेयर करते थे, बट जब लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह मिलती थी तो कौन चेयर करते थे, जीवी मावलंकर। अब देखो, आपको एक्सप्लेनेशन में एक पॉइंट एक्स्ट्रा मिल गया ना, है ना, कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो इसको आप क्या कीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, है ना। ऐसे ऐसे चीज़ों को रिवाइज और अच्छे से याद रखते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। अपार्ट फ्रॉम ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क वर परफॉर्म बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सिर्फ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के साथ साथ और क्या काम किए थे, है ना, और क्या काम, मतलब कौन कौन से काम, मतलब जो टास्क थे वो परफॉर्म किए थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। नंबर 1, रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन May 1949, adopted the national flag on July 22, 1947, adopted the national anthem and national song on January 20, 1950, and elected Dr. Rajendra Prasad as the first president of India on January 24, 1950. Yes. सॉरी, अभी आप पहले अपना आंसर मार्क कर लीजिए, आपको क्या लग रहा है, कौन सा आंसर सही है। ठीक है, ए, बी, सी या डी, कौन सा स्टेटमेंट आपको गलत या सही लग रहा है, जल्दी मार्क कर लीजिए। सो ये कुछ पॉइंट्स हमारे पता है क्या है, मेमोरेबल वाले पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेट्स आ जाती है ना, डेट्स आपको जब आप 2 या 3 बार रिवाइज कर लोगे तो आपको अपने आप अच्छे से ही याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए टाइम से अपना आंसर मार्क कर लीजिए। अब ये याद रखिएगा कि सारे स्टेटमेंट सही हैं, है ना, इनको डेट के साथ अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडिया की मेंबरशिप को रेटिफाइड मतलब सहमति दी थी, कॉमनवेल्थ में वो उसका पार्ट रहेगा। कब दी थी, May 1949 में। नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था 22 जुलाई 1947 को। नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग को भी अडॉप्ट किया था कब, 24 जनवरी 1950 को। और राजेंद्र प्रसाद हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट बने इंडिया के कब, 24 जनवरी 1950 को। ये सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। Which of the following pairs regarding the committees of the Constituent Assembly and their chairpersons is a correctly matched? ठीक है, अब ये आपको इजी लगेगा। स्टार्टिंग के 2 मैंने जानबूझ के हल्के से टफ रखे थे कि आप लोगों को ना, मतलब हमेशा एग्जाम इजी नहीं आएगा, जो पढ़ा है वही आएगा। ठीक है, थोड़ा सा ना अपने ब्रेन को एक्टिव रिकॉल मोड में लाना पड़ेगा, है ना, वहीं पे एग्जैक्ट टेस्ट होता है, इसलिए अब क्वेश्चन आपको इजी लगेगा। स्टार्टिंग वाले आज मैंने थोड़े जानबूझ कर टफ रखे थे हल्के से। चलिए
अब बताइए, तो सीधा सीधा क्वेश्चन है ना। 7 कमिटीज मैंने सीधे बता दी थी, उनको भी इकट्ठा करके बता दिया था, एक पर्सन के आगे 2 या 3 कमिटीज जो भी कंसोलिडेट हो सकती थी, है ना। सो बताइए कौन सा सही है इसमें। क्या यूनियन पावर कमेटी को हेड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को हेड करते सरदार वल्लभ भाई पटेल, ड्राफ्टिंग कमेटी को हेड करते डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एंड स्टीयरिंग कमेटी को क्या हेड करते डॉक्टर के एम मुंशी। बताइए जल्दी से, 3 सेकंड है आपके पास आपका आंसर देने के लिए, अपना आंसर जल्दी से मार्क कीजिए। सुनाओ, टाइम्स अप, है ना। अब देखो, स्टीयरिंग कमेटी को क्या डॉक्टर के एम मुंशी कर रहे थे? नहीं, ये वाला हमारा ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट हमारे क्या है, सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी 1, 2 एंड 3, ठीक है। स्टीयरिंग कमेटी को हमारे कौन हेड कर रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपको याद रखना है। अब इसके साथ साथ आपके लिए एक काम ये है कि आप मुझे बताएंगे जवाहरलाल नेहरू यूनियन पावर कमेटी के अलावा और कौन सी दूसरी कमेटी को हेड कर रहे थे। सिमिलरली सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड वंस अगेन जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो 2 कमेटीज को हेड कर रहे थे। तो एक का नाम तो आपने देख लिया, स्टीयरिंग कमेटी, एंड दूसरी कमेटी कौन थी उसका नाम भी आप मुझे बताइएगा, ठीक है। ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। इसी तरीके से रिवाइज करते हैं, ठीक है, कि इनका तो पढ़ लिया, बट और कौन कौन सी 2 थी, है ना, और क्या पॉइंट हमने मिस किया, तो ये आपको पता होने चाहिए। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें भी करेक्ट पूछा है कि सही वाला बताना है ना। तो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946 अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। क्या कैबिनेट मिशन प्लान की स्कीम के तहत इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया था, वो भी कब, नवंबर 1946 में। बताइए क्या स्टेटमेंट सही लग रहा है या गलत लग रहा है, मार्क कीजिएगा। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रोविंसेस वर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट सफराज। क्या जो प्रोविंसेस के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया गया था, एंड बेसिस क्या था, यूनिवर्सल एडल्ट सफराज। क्या ये आपको सही लग रहा है? ऐसे जो भी वर्ड्स हैं ना उनको मार्क कर लीजिए, डायरेक्टली इलेक्टेड, इनडायरेक्टली इलेक्टेड, की क्या हो सकता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एंड ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस वाले को आप नोट भी कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, है ना। महात्मा गांधी एंड एम ए जिन्ना वर की इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या ये दोनों लोग, मतलब ये की इलेक्टेड मेंबर्स है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। जल्दी से अपना आंसर दीजिए, टाइम होने वाला है, जल्दी चलिए चलिए अपना आंसर मार्क कीजिए जल्दी से। सुनाओ, टाइम्स अप, है ना। अब यहाँ पर एक बात बताओ, हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, ठीक है, हमने सारी कमिटीज देख ली, सब देख लिए, क्या हमने महात्मा गांधी और एम ए जिन्ना का नाम पढ़ा था? नहीं ना, है ना, क्योंकि ये लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, ठीक है, ये इलेक्टेड मेंबर्स नहीं थे, इन्होंने इलेक्शन के लिए लोग गए ही नहीं थे, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो क्या हो गया, गलत, तो आप थर्ड वाले को एलिमिनेट कर सकते हो। एक सेकेंड, मैं इसको कलर चेंज करती हूँ, ठीक है ना। अब क्या बोल रहे हैं, वेट वेट बस एक सेकेंड और, यस ओके, है ना। अब सेकंड स्टेटमेंट, इतने थर्ड स्टेटमेंट को ना नोट कर लीजिएगा कि महात्मा गांधी और जिन्ना ये की इलेक्टेड मेंबर्स नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना है, कई बार इसी क्वेश्चन को ना घुमा फिरा के कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम्स में। अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जो रिप्रेजेंटेटिव से प्रोविंसेस के, है ना, क्या वो डायरेक्टली इलेक्टेड थे? नहीं, कुछ पार्शियली डायरेक्टली इलेक्टेड थे, पार्शियली इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, ठीक है, ये याद रखना है। एंड यस, ये वाला पॉइंट जो स्टेटमेंट 1 है वो हमारा बिल्कुल सही है। चलिए आंसर देख लेते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, ए ओनली, है ना, ए मीन्स 1 ओनली, ठीक है। सो ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है, ये स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, बट 2 एंड 3 क्या है, इनकरेक्ट है। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन। It was moved by in the Constituent Assembly by Dr. B.R. Ambedkar on December 30, 1946. बताइए सही है या गलत है ये वाला स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट 2 क्या बोला है, इट लेड डाउन द फंडामेंटल्स एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। स्टेटमेंट 3 says that
Its modified version forms the preamble of the present constitution. ये तो आज ही हमने preamble की क्लास ली है ना, तो उससे भी आपको याद होगा कि यस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही बेसिस बना था हमारे preamble के लिए। कल भी हमने इसको अच्छे से पढ़ा था है ना। तो थर्ड वाला तो आपको सही है, इजी क्वेश्चन मतलब इजी स्टेटमेंट है, आराम से कर सकते हो। अब चलिए जल्दी से पहले अपना आंसर मार्क कर लीजिए, उसके बाद डिस्कस करती हूँ मैं इसको। 3 सेकेंड्स हैं आपके पास, बस जल्दी 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 टाइम होने वाला है, अपना आंसर मार्क कर लीजिए। नाउ टाइम्स अप। ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले वर्ड्स पे ध्यान दो। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को मूव किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, सही है, पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने नहीं, किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, ये वाले पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, और कब किया था? December 13, 1946। तो डेट तो सही है बट पर्सन गलत दे दिए। अब जैसे ही आपने फर्स्ट हटाया आप अपने आंसर पे आ गए। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, आंसर बी हो गया, 2 and 3 ओनली। सो आई एम होपिंग कि आपको समझ में आया होगा। एंड आज हमने सारे के सारे आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन भी साथ में लिए हैं, है ना, जिससे आप लोगों को ये ना लगे कि बस आंसर्स आ गए एंड एक्सप्लेनेशन के लिए आप कंफ्यूज हो रहे हो। इसलिए सारे आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन डिटेल में है, आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। आंसर सही गए हो बहुत अच्छी बात है, जहाँ गड़बड़ हुई हो उसको प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, और अपना रिवीजन अच्छे से करते रहिए। जो पॉइंट्स नए मिल रहे हैं आपको उनको नोट करते जाइए एंड उनको भी याद और रिवाइज करते जाइए। चलिए फिर आपका जो भी ओरिजिनल स्कोर आया हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कितने मार्क्स बन रहे थे आपके। और बाकी की जितने भी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं, है ना, जैसे आज हमारा पॉलिटी का 1 पेज की 3rd क्लास हमने ले ली है ना, जो कि हमारी किस पे बेस्ड थी? प्रीएम्बल पे। वेट, मेरा पेन में क्या इशू आ रहा है कुछ। ठीक है, तो हमने हमारे प्रीएम्बल की क्लास आज ले ली है। अब हमारे 2 MCQs के सेशन भी हो गए हैं, है ना। पहले हमने हमारा जो बैकग्राउंड वाला पार्ट था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हमने वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, सेकंड हमारा हम जो आज हमने किया वो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा हो गया है। ठीक है, और कल हम प्रैक्टिस करेंगे किस पे? प्रीएम्बल के MCQs पे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ के आइएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। हम ऐसे ही इंटरेक्टिव वे में कल हमारे प्रीएम्बल के MCQs को डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हे एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की पॉलिटी की क्विज नंबर 3, जो कि बेस्ड है किस पर? पॉलिटी पर। हम हमारी 3 क्लासेस कंप्लीट करके उस पर बेस्ड MCQ सॉल्व कर रहे हैं एंड आज हमारी 4th क्लास भी यूट्यूब पे अपडेट हो चुकी है, जो कि किस पे बेस्ड है? सैलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे। हम हमारी एंशियंट हिस्ट्री की 1 पेजर सीरीज़ कंप्लीट कर चुके हैं, उससे रिलेटेड MCQs भी वहाँ पर अपडेटेड हैं। और अब हम क्या करेंगे? PYQs भी जल्दी लेकर आने वाले हैं। ठीक है, बाकी पूरी की पूरी मैराथन और उस पर बेस्ड MCQs भी आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलिए, तो आई एम होपिंग कि आप कल प्रीएम्बल वाला चैप्टर अच्छे से पूरी क्लास लेने के बाद अपने आप रिवाइज करके और वो 1 पेजर से भी सारे पॉइंट्स रिवाइज करके आ गए होंगे और आप बिल्कुल रेडी होंगे आज की क्विज के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है प्रीएम्बल पर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लीगल स्टेटस ऑफ द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल के लीगल स्टेटस पर बेस्ड ये 4 स्टेटमेंट्स आपको दे रखे हैं, आपको बताने कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने बहुत सारे केसेस भी देखे थे, पार्ट है या पार्ट नहीं है, है ना। अब देखो यहाँ पे रिवीजन टाइम भी शुरू होता है कि आपको पता होना चाहिए। अच्छा, किसी केस में पार्ट बोला था, किसी केस में पार्ट नहीं बोला था, तो क्या आपको केसेस रिमाइंड हो रहे हैं? क्या वो स्टोरी याद आ रही है? अगर आ रही है तो यस, यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। सो आते हैं स्टेटमेंट 2 पे। द प्रीएम्बल इज एन इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ पावर फॉर द लेजिस्लेचर। क्या लेजिस्लेचर के लिए प्रीएम्बल एक इंडिपेंडेंट सोर्स है पावर का? बताइए क्या लग रहा है आपको? स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है? द प्रीएम्बल कैन बी यूज्ड एज एन एड इन इंटरप्रेटिंग एम्बिगियस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। क्या ये हेल्प करता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को डिकोड करने में, इंटरप्रेट करने में? एम्बिगियस मतलब जो मतलब क्लियर नहीं हो पा रहे हैं अभी, है ना,
कुछ ऐसी कंडीशन आ गई है या कुछ ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे हमें क्लैरिटी नहीं है, तो क्या जो हमारा प्रियम्बल है वो हेल्प करता है उस प्रोविजन को समझने में, डिकोड करने में। चलिए स्टेटमेंट 4 पर आते हैं। द प्रियम्बल कैन ओवरराइड एन एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या प्रियम्बल ओवरराइड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के उस प्रोविजन को जो कि एक्सप्रेस है, जो कि एक्सप्लिसिट क्लियरली है? बताइए कौन सा सही है। जल्दी से अपना आंसर मार्क कर लीजिए, टाइम होने वाला है, बस 3 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास, जल्दी अपना आंसर मार्क कर लीजिए। अब देखो टाइम्स अप। अब एक बात बताओ, क्या ये इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ पावर है लेजिस्लेचर के लिए? नहीं, ये तो हमने अच्छे से देखा ना, सेकंड वाला इनकरेक्ट है, तो जहाँ जो सेकंड इनकरेक्ट है उसको तो वैसे ही हटा दो, ठीक है। तो इसका मतलब 1 एंड 3 तो हमारे सही है, उसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, एंड वैसे भी वो सही है। हमने देखा था प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। एंड उसके अलावा हमने ये भी देखा था कि जहाँ पे क्लैरिटी नहीं होती है वहाँ से हम प्रियम्बल से हेल्प लेते हैं उस चीज़ को क्लियर करने के लिए। बट ऑलरेडी अगर कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली एक्सप्रेस हो रही है, एक्सप्रेसिबल प्रोविजन है, तो जो हमारा प्रियम्बल है वो उसको ओवरराइड नहीं करता है। आपको याद रखना है कि प्रियम्बल हमारा क्या है, सोर्स ऑफ पावर, और उसको रेस्ट्रिक्ट भी नहीं करता है उसके प्रोविजंस को, ठीक है। तो फोर्थ वाला भी क्या हो जाएगा, गलत। इट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए 1 एंड 3 ओनली। चलिए चलते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन पे, एंड आई एम होपिंग कि आप सभी का आंसर ये सही गया होगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। हमने देखा केशव नंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। अब आते हैं स्टेटमेंट 2 पे, वो इनकरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये मतलब है ही नहीं, कॉन्फर ही नहीं करता है पावर, चाहे लेजिस्लेचर हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशरी हो, ठीक है। थर्ड वाला भी सही है कि हाँ इंटरप्रिटेशन में हेल्प करता है, एंड 4 इज इनकरेक्ट कि ये ओवरराइड नहीं कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को जो कि एक्सप्रेस्ड हैं, एक्सप्लिसिट हैं उनको, ओके। आई एम होपिंग ये वाला एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा, एंड ईजी भी था ये, ठीक है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन को आराम से ईजी, मतलब बिल्कुल लाइट होकर पढ़िएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देखने में बहुत ईजी लगते हैं बट कॉन्सेप्चुअली ये फंसा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, द एक्सप्रेशन वी द पीपल ऑफ इंडिया इन द प्रियम्बल प्राइमरीली सिग्निफाइज विच वन ऑफ द फॉलोइंग। हमने क्या देखा था, प्रियम्बल में 4 पार्ट थे, ठीक है। सबसे पहले स्टार्टिंग ही यहीं से हुई थी, वी द प्रियम्बल, ओ सॉरी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये हमारा सोर्स था, ठीक है। हमारे वहाँ पे नेचर कैसा है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और डेट ऑफ जो हमारी अडॉप्शन है, ठीक है, वो क्या है, चारों चीज़ मेंशन थी ना। तो वही उसमें बोले ये जो हमारा वी द पीपल ऑफ इंडिया है, मीन्स जो सोर्स दे रखा है वो क्या बता रहा है, ठीक है। मैंने सोर्स वर्ड बोल दिया, वो बोलना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। चलिए, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया जो प्रियम्बल में लिखा हुआ है वो क्या सिग्निफाई कर रहा है। नंबर 1 ऑप्शन ए क्या कह रहा है, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। क्या पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है? आज वाली क्लास अगर आपने देखी होगी ना, साइलेंट फीचर्स वाली, तो ये आप ये आंख बंद करके इस वाले पार्ट को हटा सकते थे। चलो एक ऑप्शन तो मैंने हटवा दी, हेल्प कर दी आपके लिए। अभी 3 ऑप्शन है, ठीक है, चलिए बताइएगा। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, पॉपुलर सोवरेनिटी। ऑप्शन सी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एंड ऑप्शन डी सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। थोड़ा सा आपको लगेगा वर्ड से कंफ्यूज जाएगा, बट जैसे ही आप ऑप्शन देखोगे ना, अपने आप ही इसको इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। चलिए जल्दी से अपना आंसर मार्क कर लीजिए, बहुत कम टाइम बचा है। यस, जल्दी जल्दी मार्क कीजिए। इजी क्वेश्चन है, ढंग से पढ़िए, उस पर भी मैंने एक ऑप्शन तो मैंने ही एलिमिनेट करवा दिया, आपकी हेल्प कर दी, ठीक है। नाउ टाइम्स अप, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि क्या है इसका। देखो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी तो है ही नहीं ना हमारे यहाँ, है ना, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी तो हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, यूके में। पार्लियामेंट ने जो बोला वही सच है, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो यस पॉपुलर जो हम लोग हैं उनकी सोवरेनिटी है, ठीक है, इसको ऐसे समझिए। डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, नहीं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सुप्रीमेसी है, नहीं, अमेंडमेंट के भी तो प्रोविजंस है ना, ये सारी चीज़ें, तो ये तो होगा ही नहीं। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा एलिमिनेट करने के बाद, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो यस, आंसर बी इज द करेक्ट, है ना। एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है, ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है ये सोर्स है हमारे ऑथोरिटी का कॉन्स्टिट्यूशन की, और वो कौन है, लोग है ना। जब लोग ही हैं तो हमारी क्या हुई, पॉपुलर सोवरेनिटी के प्रिंसिपल को ये बता रहा है या दर्शा रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि ये नहीं है कि यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है या पार्लियामेंट सुप्रीम है, ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है, ठीक है।
चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। ये पेयर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आइडियाज दे रखे हैं जो प्रियम्बल में आपको देखने को मिलते हैं और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है आपको ये बता रहा है। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आराम से ध्यान से पढ़िए इसको। मैंने कल ही बताया था ये जस्टिस कितने तरीके के हैं, ठीक है, लिबर्टी कितने तरीके की है, नंबर भी याद रखने हैं अपन को कि 3 है, 5 है, 1 है ना, वो सारी चीज़ें। चलो देखो जल्दी इसका आंसर दो। बहुत कम टाइम भी है आप लोगों के पास, 3 सेकंड्स का टाइम है। एंड ये क्वेश्चन 3 सेकंड्स वाला है भी नहीं, लिटरली बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। अगर आपने कल जरा सा भी ध्यान से क्लास को देखा होगा और नॉर्मल अगर बेसिक नॉलेज भी होगी या पहले भी पढ़ रखा है तो ये आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है क्वेश्चन। चलिए सो ना टाइम्स अप। चलिए अब अपना आंसर देख लेते हैं। अब देखो जस्टिस, जस्टिस कल हमने देखा था ना कि यस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, 3 तरीके के जस्टिस हैं। सही है, पेयर बात तो सही है। लिबर्टी हमने देखा था कितनी है, 5 है। किस किस की, मैंने बोला था आप ऐसे कनेक्ट भी कर सकते हो कि आज़ादी सबसे पहले सोचने की होनी चाहिए, है ना, कि आप सोच पा रहे हो, सोच के क्या आप उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हो, एक्सप्रेस कर पाओगे तभी तो आप किसी चीज़ पर बिलीव कर पाओगे। एंड बिलीफ के बाद क्या आता है हमारा फेथ, एंड फिर हमारी लास्ट में वर्शिप। ठीक है, तो ये हमारी 5 सही है, बिल्कुल सही बात है। इक्वेलिटी किसी होनी चाहिए, यस। स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल सही है। फ्रेटर्निटी, भाईचारा, हमने देखा था। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 कॉन्सेप्ट देखे थे कि डिग्निटी होनी चाहिए एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। डिग्निटी इंडिविजुअल की एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी किसकी, नेशन की होनी चाहिए। यस, तो सारे ऑप्शन सही हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। और अगर ये ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर भी होता तो इसका आंसर क्या हो जाता, ऑल 4 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। ओके, चलो आंसर देखते हैं इसका, एक्सप्लेनेशन। यस, तो चारों ऑप्शन जो हमारे दे रखे थे पेयर वो सब की सब क्या है, सही है। एंड इसका सीक्वेंस भी याद रखिएगा, ये मैंने कल आपको याद कराया था जलेफ करके, है ना। ठीक है, और लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी हमने कहाँ से ली है, ये वाला भी आपको याद रखना है कहाँ से, फ्रेंच जो आइडियल्स है ये वहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो हम सिंपल क्या बोल देंगे, हमारे फ्रांस से लिया है हमने। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रीएम्बल के बारे में बताना है क्या स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, पढ़ते हैं स्टेटमेंट नंबर 1। द प्रीएम्बल वॉज अडॉप्टेड बाय द, जितने भी आपको वर्ड्स लगे ना अंडरलाइन करते जाइए, अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर द एडॉप्शन ऑफ ऑल अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, समझ में आया कि प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने तब अडॉप्ट किया जब बाकी के सारे प्रोविजंस अडॉप्ट हो गए थे, उसके बाद में प्रियम्बल को अडॉप्ट किया है। क्या ऐसा है? अगर आपको प्रियम्बल याद है, पहले ही मैंने बोला था प्रियम्बल याद कर लीजिएगा। ठीक है, 2-4 बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा। वहाँ पे हमारे पास 4 चीज़ें मेंशन है। ठीक है, 4 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले सोर्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है, नेचर कैसा होगा हमारा, ठीक है, हमारी कंट्री का, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे, है ना, यही हमने देखे थे। फिर हमने क्या देखा था लास्ट में, डेट ऑफ अडॉप्शन। तो क्या ये डेट ऑफ अडॉप्शन पे ही क्वेश्चन है ना। अगर आपको डेट ऑफ अडॉप्शन याद होगी तो आप इसका आंसर फटक से दे सकते हो, है ना, कि ये वाला स्टेटमेंट सही है या इनकरेक्ट है। याद करने की कोशिश करो कि क्या थी डेट, है ना। फिर आते हैं हमारे स्टेटमेंट 2 पे। द प्रियम्बल हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। क्या प्रियम्बल सिर्फ एक बार ही अमेंड हुआ है? तो ये भी आपको याद आना चाहिए, ये भी क्लियरली बताया हुआ था मैंने, है ना। और आपको याद भी होगा कि अच्छा, मतलब ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आप मार्क कीजिए, उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन में मैं बताऊंगी, है ना, डिटेल में। ठीक है, स्टेटमेंट 3 क्या बोल रहा है, द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एट 1976 एडेड द वर्ड्स सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी टू द प्रियम्बल। अब थर्ड स्टेटमेंट ने तो और इजी कर दिया हमारे इस वाले क्वेश्चन को। चलिए बताइए कौन कौन से सही हैं, जल्दी जल्दी जल्दी, सिर्फ 3 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। 3, 2, 1 एंड गो। चलिए अपना आंसर मार्क कर लिया होगा, आई एम होपिंग। चलो तो अब देख लेते हैं क्या मतलब अब पहले मुझे ये बताओ, सोर्स हमारा क्या है? अभी हमने देखा प्रीवियस क्वेश्चन में, वी द पीपल ऑफ इंडिया। नेचर क्या होना चाहिए? हम देख चुके हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, है ना, यही चाहिए हमें। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? जलेफ, ठीक है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है,
JLF, है ना, ये आपको याद रखना है। डेट ऑफ अडॉप्शन क्या आती है? 26 नवंबर 1949, है ना। तो और हमारा जो बाकी का जो प्रोविजन थे, मतलब देखोगे तो ये बाद में कहाँ हुआ है, सब क्या हुआ है, साथ में अडॉप्ट हुआ है ना। जैसे ही बाकी प्रोविजंस अडॉप्ट हुए हैं, साथ में हमारा प्रियम्बल हुआ है, तो आफ्टर वाला वर्ड तो गलत हो गया, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट यस, देखो थर्ड स्टेटमेंट ने ही आपको हिंट दे दी अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो, है ना, कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने ही क्या किया था, 3 वर्ड ऐड किए थे, मैंने ऐसे याद भी कराया था, सिर्फ याद रखना कि क्या क्या है, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है और फर्स्ट क्या है, इनकरेक्ट है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी बी। चलिए चेक करते हैं। सो यस, द करेक्ट आंसर इज बी। पहला वाला इनकरेक्ट है, प्रियम्बल हमारा अडॉप्ट हुआ कब, 26 नवंबर 1949 को, अलोंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन, बाद में नहीं हुआ है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 और 3 तो हमारे करेक्ट थी, ठीक है, हम देख चुके हैं। चलिए आते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। सो ढंग से पढ़िएगा, अच्छे से तसल्ली के साथ, इजी क्वेश्चंस चल रहे हैं, आपकी बस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चेक हो रही है। अगर आपने कल वाली क्लास अच्छे से देखी है और रिवाइज करके आए हो ना, तो आई एम बेटिंग कि आपके आंसर्स गलत नहीं जा रहे होंगे, सही जा रहे होंगे। और सही जा रहे हैं तो वेरी वेल एंड गुड, एंड अगर गलत जा रहे हैं ना तो प्लीज़ डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने इस वाले पार्ट को रिवाइज करते रहो, जितना अभी रिवाइज करोगे उतना ही फ्रूटफुल रहेगा आपके रियल एग्ज़ाम में, ठीक है। ये तो अभी हम हमारे प्रैक्टिस सेशन चला रहे हैं ना, तो मार्क्स से कोई फ़र्क नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस किस पे होना चाहिए, लर्निंग पर। ओके, चलो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। विद रेफरेंस टू द प्रियम्बल एंड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1, मतलब प्रियम्बल और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के रेफरेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। 3 स्टेटमेंट दिए हैं, हमें बताना है कौन सा करेक्ट है और इनकरेक्ट है। अब देखो, अभी तक मैं सारे क्वेश्चन थोड़ा आप लोगों का बेस बनाने के चक्कर में सिर्फ करेक्ट वाले पूछ रही हूँ, बट कल से मैं अभी से आपको एक चीटिंग बता रही हूँ, है ना, कि मतलब पेपर आउट वाली चीज़ है कि मैं कल से इनकरेक्ट ऑप्शन भी देने वाली हूँ, ठीक है। मतलब इनकरेक्ट वाला पार्ट पूछूंगी कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं, तो क्वेश्चन को और ढंग से पढ़िएगा, ठीक है। तो ये कल से स्टार्ट हो जाएगा। अभी के लिए हमारा करेक्ट वाला बताना है आपको। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, द प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368, क्या प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, एन अमेंडमेंट टू द प्रियम्बल कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है, द प्रियम्बल इटसेल्फ कंटेन्स एनफोर्सेबल फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या है। मतलब तीनों स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़िए कि मतलब बेसिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, क्या ये अमेंड हो सकता है या नहीं हो सकता है। 3 सेकंड का टाइम है, फटाफट से इसको रिवाइज कर लीजिए, सॉरी अपना आंसर मार्क कर लीजिए। ओके, सो आई एम होपिंग कि आप सबने अपना आंसर मार्क कर दिया होगा, है ना। चलिए तो फिर देखें इसको, ठीक है, इसको मैं रफ कर देती हूँ सारा। चलिए अब हम देखते हैं इसका आंसर। द प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड, यस, आर्टिकल 368 में अमेंड हो सकता है, इसीलिए तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट आ गया ना, ठीक है। उसके प्रोविजन आज भी हैं, सिर्फ याद रखो। तो इसका मतलब ठीक है, अमेंड हो सकता है, इसीलिए तो अमेंड हुआ ना। पहला स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। सेकेंड वाले स्टेटमेंट पे आते हैं, जो अमेंडमेंट है वो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो प्रियम्बल क्या, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सके या ऑल्टर कर सके, ठीक है। तो ये हर चीज़ पे लागू होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रियम्बल नहीं है, सब पे, ठीक है। फर्स्ट भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है। थर्ड क्या बोला है कि प्रियम्बल इटसेल्फ कंटेन्स एनफोर्सेबल फंडामेंटल राइट्स, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे पार्ट 3 में है ना, किस आर्टिकल के अंदर आते हैं, आर्टिकल 12 to 35, ठीक है। तो ये वहाँ पर है, प्रियम्बल में खुद वो एनफोर्स नहीं करता है, मतलब कॉन्फर नहीं करता है कि एनफोर्सेबल फंडामेंटल राइट्स होंगे। तो ये स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 1 and 2। क्लियर है। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। सो यस, इसका करेक्ट आंसर है ए, मीन्स जो हमारा स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट 2 है ये तो करेक्ट है, बट 3 इनकरेक्ट है। कि मतलब ये नहीं है कि मतलब खुद ही बोलेगा, वो तो फंडामेंटल राइट्स जो हमारे पार्ट 3 और आर्टिकल 12 to 35 में है, बट ये खुद कॉन्फर नहीं कर रहा है, ओके, ये याद रखना है। एंड बेसिक स्ट्रक्चर तो हमने देखा था केशव नंदा भारती केस, अब तक तो रट जाना चाहिए आपको, ठीक है। सो आई एम होपिंग कि आपने सारे आंसर्स अच्छे से मार्क किए होंगे, सॉरी नॉट आंसर्स, क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो आपने अच्छे से मार्क किए होंगे,
कि और वो आपके सही भी गए होंगे, ठीक है। और ये रहा हमारा 1 पेजर सीरीज़, जिसमें से हम क्या करते हैं, आपको डेली लेक्चर भी इसी के बेसिस पर है, ठीक है। हम आपको 1 पेजर डेली अर्ली मॉर्निंग में पोस्ट पर प्रोवाइड करवा देते हैं, उसके बाद लेक्चर भी ले रहे हैं, एंड नेक्स्ट डे हम उसी लेक्चर पर बेस्ड MCQs भी ले रहे हैं, जिससे कोई भी लूप होल ना रहे, ठीक है। तो अच्छे से सीरीज़ को कंप्लीट कीजिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, है ना, एंड ग्रो करते रहिए। अब ये देखो, ये प्रीएम्बल के सारे पॉइंट्स ना यहाँ से रिवाइज कर लेना, और कहीं पे कुछ भी इशू हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे हमसे पूछ सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो, एंड जितना हो सके प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, सो कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, कीप रिवाइजिंग। ओके, एंड अगर ये लेक्चर्स एंड ये पूरी की पूरी सीरीज़ अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हमारे कल के नेक्स्ट सेशन में। आज ढंग से सैलिएंट फीचर्स वाला चैप्टर जो क्लास हमारी अपलोड हो चुकी है यूट्यूब पे, उसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और कल हम क्या करेंगे, इसी सैलिएंट फीचर्स वाले चैप्टर पे MCQs की प्रैक्टिस करेंगे, तो अच्छे से पढ़ के आइएगा। मिलते हैं कल के सेशन में। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। हे एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज 4th क्विज जो हमारी पॉलिटी पर है। कल हमने ये जो हमारा सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो लेक्चर था, इसको कंप्लीट कर लिया था हमारे 1 पेजर में अच्छे से डिटेल के साथ, है ना। हमने एक एक पॉइंट को लिया था, एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया था, क्या क्या लूप्स होते हैं जहाँ पे हमें एग्जामिनर फंसाता है, हमने उसको भी अच्छे से देख लिया था। जिसने नहीं देखा हो वो जाके पहले लेक्चर देखे, उसके बाद आज के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करे, एंड जो अच्छे से रिवाइज करके आए हैं, चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हमारे क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Statement 1 is saying that the Constitution establishes a federation with a strong unitary base। क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो मतलब यूनिटरी है या फेडरेशन है ना, या फिर फेडरेशन है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग टिल्ट है थोड़ा, है ना, कि यूनिटरी बेस है। तो बताइए आपको क्या सही लग रहा है, क्या ये सही है या नहीं है। स्टेटमेंट 2 क्या बोला है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, ठीक है, बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स इज सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस एज वेल एज पार्लियामेंट्री इंटरवेंशन। क्या ऐसा होता है, मीन्स जो हमारी लॉ मेकिंग पावर है ना, लॉ को बनाने की पावर जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है यूनियन एंड स्टेट्स में, क्या उस पर कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेशंस लगा सकता है, और साथ में क्या पार्लियामेंट का इंटरवेंशन होता है। बताइए आपको सही लग रहा है या नहीं लग रहा। ठीक है, हम हमारा स्टेटमेंट 3 देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ सिंगल सिटीजनशिप फॉर द एंटायर कंट्री। क्या पूरे इंडिया के लिए हमारे पास एक सिंगल सिटीजनशिप है, क्या ऐसा है, बताइए। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट, द स्टेट्स हैव एन अनकंडीशनल राइट टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन। क्या स्टेट्स के पास अनकंडीशनल राइट्स हैं जिससे वो जो हमारा यूनियन है उससे अलग हो सकता है, सिसीड का मतलब अलग हो सकता है, क्या ऐसा है। ठीक है, चारों स्टेटमेंट्स आपके सामने मैंने रख दी हैं, बताइए आपको कौन से सही लग रहे हैं। बहुत ही कम टाइम है, 3 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, अपना आंसर मार्क कीजिए, उसके बाद हम डिटेल में देखते हैं कि आपको कितने पॉइंट्स याद रहे हैं, कितने नहीं याद रहे, ना आपको समझ में आना चाहिए कि आप अच्छे से पढ़ के रिवाइज करके आए हो या नहीं आए हो। सो जस्ट 3 सेकंड है, ठीक है, जल्दी से अपना आंसर मार्क कर लीजिए, टाइम होने वाला है। सो नाउ टाइम्स अप, ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ओके, मैं एक बार सबको डिलीट कर देती हूँ ये पेन्स को। ओके, अब देखो ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल सही है कि हमने देखा था कि जैसे नेशनल इमरजेंसी आ जाती है तब क्या होता है, जो सेंटर है हमारा वो क्या हो जाता है, मतलब मोर पावरफुल हो जाता है, मीन्स जो यूनिटरी की तरफ टिल्ट हो जाता है, वो बिना ऑफिशियल किसी भी पॉइंट को किए या मतलब किसी भी ऑफिशियल चीज़ को किए बिना ही वो क्या करेगा, जो हमारा नेशन सेंटर है वो स्ट्रांग हो जाता है, उसके अंदर पावर ज़्यादा होती है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, सेकंड स्टेटमेंट, जो लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं, यस है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन है, तभी तो हमने 7th स्केड्यूल पढ़ा था कि वहाँ पे हमारी क्या है, यूनियन लिस्ट है ना, स्टेट लिस्ट है, और हमारी कौन सी है, कंकरेंट लिस्ट है ना, जहाँ पे क्या है कौन किस में अपने लॉज बना सकता है, उसकी पावर्स वहाँ पे डिफाइन है।
है ना। साथ ही साथ पार्लियामेंट्री इंटरवेंशन, यस हमने वो पढ़ा था ना, अमेंडमेंट हो सकते हैं, तो अमेंडमेंट कौन कर रहा है, पार्लियामेंट ही कर रही है ना, तो पार्लियामेंट भी क्या कर सकती है, उसमें चेंजेस ला सकती है, बट इट इज सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बस हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है उस पर इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, है ना। बाकी क्या कर सकते हैं, जो हमारा पार्लियामेंट है वो अमेंडमेंट ला सकती है। थर्ड तो बिल्कुल सही है, हमने देखा था यूएस में होता है कि स्टेट और यूनियन के लिए अलग अलग सिटीजनशिप होती है, बट इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप होती है। हमारा लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं, नहीं ये अनकंडीशनल राइट तो नहीं हो सकता ना, अगर अनकंडीशनल राइट होगा तो फिर हमारा पूरा नेशन एक यूनिटरी रहेगा ही नहीं, है ना, मतलब जिसका जब मन किया वो हट जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता। तो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, बट बाकी के तीन स्टेटमेंट्स क्या है, सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आई एम होपिंग आप लोगों ने भी सही आंसर मार्क किया होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कि इंडिया का क्या फेडरल स्ट्रक्चर है, जिसमें कई सारे यूनिटरी फीचर्स हैं, जिसमें इंक्लूड होता है कि स्ट्रॉन्ग सेंटर है ना। ये हमारा क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर विद यूनिटरी टिल्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सेंट्रल टिल्ट। ओके, लेजिस्लेटिव पावर्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, बट पार्लियामेंट क्या कर सकती है उसको, जैसे नेशनल इमरजेंसी वगैरह हो गई तो उसमें चेंज भी कर सकती है। इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, जैसे कि यूएस में है कि डुअल सिटीजनशिप होती है, बट इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। और इंडिया में ये ऐसा नहीं है कि मतलब अनकंडीशनल है कि बिना किसी कंडीशन के अलग हो जाए, तो ऐसा नहीं है। ओके, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। विद रेफरेंस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, इट कंबाइंस पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट विद जुडिशियल रिव्यू। क्या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है और वहाँ पे क्या है, जुडिशियल रिव्यू, मतलब जुडिशरी क्या कर सकती है, उसको रिव्यू करती है। फिर है सेकंड स्टेटमेंट, एस्टेब्लिशेस एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी विद पावर टू इनवाइडेट अनकॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस। तो ये वाला जो लाइन है एग्जैक्टली यही तो है हमारा जुडिशियल रिव्यू, कल हमने देखा था, है ना, कि जो भी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो उसके अगेंस्ट में जा रहे होते हैं, हमारी बेसिक वैल्यूज़ के, है ना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जाएगा तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, लेट मी रिमूव दिस पार्ट, स्टेटमेंट हट रहा है उससे। ओके, अब देखते हैं हमारा थर्ड स्टेटमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी इज कम्प्लीटली इनकम्पेटिबल विद पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। क्या अगर जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी है तो क्या वहाँ पे पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी नहीं हो सकती, मतलब कम्प्लीटली इनकम्पेटिबल है, ऐसा पॉसिबल है, सोचिए। ठीक है, स्टेटमेंट 4 क्या बोल रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम रादर देन सेपरेटेड फेडरल एंड स्टेट जुडिशियरी सिस्टम। मीन्स कि जैसे हमने देखा था कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हैं, फिर हाई कोर्ट्स हैं और फिर हमारी क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। क्या ये इंटीग्रेटेड है या फिर हमारी फेडरल की और स्टेट की अलग अलग है। ठीक है, 3 सेकंड का टाइम है, जल्दी से अपना आंसर मार्क कर लीजिए। सो यस, 3 2 एंड 1, नाउ टाइम्स अप। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब ये तो हमारा है ही है ना, बेस जो हमारा स्टेटमेंट 1 है वो तो करेक्ट है ही। ओके, लेट मी रिमूव दिस, यस। ओके, तो ये तो हमने देखा ही था कि हमारे क्या है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है, यही स्टेटमेंट 2 ही इसको क्लियरली डिफाइन कर दे रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट तो सही है, सेकंड भी सही है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और उसके पास पावर है किसकी, जुडिशियल रिव्यू की। यस, तो ये तो सही हो गया, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। बट क्या ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी है तो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी नहीं होगी, नहीं ना, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी भी हो सकती है, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी भी हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। एंड फोर्थ तो हमारा सही है, ये तो अभी मैंने क्लियरली बता दिया था कि जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गई हमारी, ठीक है, फिर हाई कोर्ट्स हो गई, फिर हमारी सुप्रीम कोर्ट हो गई, ये सब क्या है, इंटीग्रेटेड है, अलग अलग नहीं है ये। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन ए, 1 2 एंड 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आई एम होपिंग क्लियर होगा ये और आपका आंसर भी करेक्ट मार्क किया होगा आपने। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यस, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी है पर हमारे यहाँ एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एब्सोल्यूट वाली कहाँ पर है, हमारी यूके में, ये याद रखने हैं पॉइंट्स। अब हमारे यहाँ क्या है, पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस हैं, जुडिशियल रिव्यू का भी प्रोसेस है, कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट देखते हैं, है ना, मतलब जुडिशरी करती है जुडिशियल रिव्यू। अब हमारे यहाँ क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है रादर देन डुअल जुडिशियल स्ट्रक्चर। क्लियर,
आगे बढ़े। अगर कोई भी इशू हो या कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो या कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप हमसे जो भी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। बट कोई भी डाउट मन में नहीं रखना है, पहले लेक्चर देखो। हम इसीलिए एक दिन का टाइम देते हैं, एक दिन पहले आप लेक्चर देखो, नेक्स्ट डे हम उसी लेक्चर पे बेस्ड आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि आप पढ़ भी लो, रिवाइज भी कर लो। हम आपको नोट्स भी दे रहे हैं, है ना, टेलीग्राम पे सारे अपडेटेड हैं, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। एंड ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लीजिए, है ना। और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे वही आपके लिए हेल्पफुल है ना। अल्टीमेटली वही है कि टाइम धीरे धीरे जाता जाएगा, बट जैसे जैसे आप डेली कंसिस्टेंट होके प्रैक्टिस करते रहोगे एक सीक्वेंस में। अब आप देखो, आप क्लास देख रहे हो, ठीक है, आपको उसके नोट्स भी मिल जा रहे हैं ना, सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी कर रहे हो, यही तो चाहिए हमें। और हमारे जो भी जिनका यूपीपीसीएस का पेपर है 6 दिसंबर को, उनके लिए तो हमारी यूपीपीसीएस की जो पीवाई की सीरीज़ है वो भी चल रही है ना। तो उसको मतलब अच्छे से देखते चलो, आपकी सारी चीज़ें तो कंप्लीट हो रही है ना। एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, उसको रिवाइज करते रहो जितनी बार भी हो सकता है। ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं है उसकी, है ना। मैराथन क्लास भी डाल दी गई है, आप उसको देखते रहो, दिन में एक बार रिवाइज कर लो। आपके एग्जाम तक बहुत टाइम है, एक एक घंटे भी दोगे ना तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ध्यान से अपना एक कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहो, कल के भरोसे कुछ मत छोड़ो, ठीक है। आज जो हुआ है उसको आज ही की आज खत्म कर लो, वरना टाइम पता नहीं चलता है। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कहा जाता है कि दोनों ही है। ये मतलब इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है, पढ़ लीजिए, है ना। देखते हैं कि क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से। ऑप्शन ए क्या बोला है, द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड ओनली थ्रू अ रेफरेंडम बट पार्लियामेंट में अमेंड ऑर्डिनरी लॉ बाय अ सिंपल मेजोरिटी। ये चीज़ हमने पढ़ी थी क्या, है ना, अभी। ठीक है, पहले आप अपना आंसर मार्क कर लीजिए, फिर जाएंगे हम डिटेल में ना, इसको देखते हैं। ऑप्शन बी क्या बोला है, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिक्वायर डिफरेंट अमेंडमेंट प्रोसीजर्स रेंजिंग फ्रॉम सिंपल मेजोरिटी टू स्पेशल मेजोरिटी एंड फॉर सर्टेन प्रोविजंस रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स लेजिस्लेचर। क्या ऐसा कुछ होता है, मीन्स कि अलग अलग प्रोविजंस, मतलब अलग अलग टाइप की हमारे पास अमेंडमेंट प्रोसेस है जिससे हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला सकते हैं। वो रेंज करती है, सिंपल मेजोरिटी भी होती है, स्पेशल भी होती है, और कुछ प्रोविजंस के लिए जो आधे स्टेट्स हैं उनकी सहमति, रेटिफिकेशन लेना भी ले लेते हैं, ठीक है। क्या ये सही है। अब हमारा ऑप्शन सी क्या बोला है, ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय अ स्पेशल मेजोरिटी बट सम अमेंडमेंट्स रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या ऐसा है, ये वर्ड याद रखिएगा, ऑल। एंड लास्ट ऑप्शन आपका क्या बोल रहा है, फंडामेंटल राइट्स रिक्वायर अ स्पेशल मेजोरिटी फॉर अमेंडमेंट वेयर एज ऑल अदर प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय अ सिंपल मेजोरिटी। ये वाला ना आपको सीरियसली बता रही हूँ कि बहुत अच्छे से कल हमने पढ़ा है, ये इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। जल्दी से अपना आंसर मार्क कर लीजिए। इसके लिए तो आपको 1 सेकंड का टाइम काफ़ी है, वैसे तो नज़र मारती है आपका आंसर सही हो जाना चाहिए। सो जल्दी जल्दी अपना आंसर मार्क कर लीजिए। ओके, सो नाउ अब देखो, ये जो ऑप्शन बी है ना, देखो क्लियरली डिफाइन कर रहा है हमारे यहाँ क्या है, अलग अलग प्रोसेस होते हैं ना। कल मैंने बताया था आर्टिकल 368 है जहाँ पे हमारे अमेंडमेंट के बारे में बताया गया है। 368 में एक तो नॉर्मली हम सिंपल मेजोरिटी से कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल मेजोरिटी में हमें वो आर्टिकल 368 के स्कोप से बाहर है। इसके स्कोप के अंदर क्या क्या आता है कि स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी बाहर है, स्पेशल मेजोरिटी के लिए हमें चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी में हमने क्या बताया था, याद है कि 50% मेंबर्स क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। और उसमें भी क्या होती है, जो स्पेशल मेजोरिटी होगी हमारी, वो प्रेजेंट एंड वोट करना चाहिए उसको उस टाइम पे, ओके। एंड कुछ केसेस में जहाँ पे हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में कोई भी प्रोविजन है तो वहाँ पे हमें रेटिफिकेशन लेना पड़ेगा आधे स्टेट लेजिस्लेचर से। मतलब आधे स्टेट की लेजिस्लेचर ने अगर हाँ बोल दिया तो हम अमेंडमेंट को पास कर लेते हैं। इसके लिए मैंने आपको एक पॉइंट ये भी बताया था कि यहाँ पे थोड़ा सा लूप होल भी है कि अगर मान लो आधे स्टेट ने हाँ बोल दिया बट अगर बाद में किसी ने मना कर दिया तो कोई प्रोविजन नहीं है ना। तो ये थोड़ा सा लूप होल है। तो बट हमारे लिए क्या क्वेश्चन है कि हाँ, अलग अलग प्रोविजंस हैं अलग अलग अमेंडमेंट्स के लिए, इसीलिए बोला जाता है कि रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। रिजिड ऐसे है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है उसको तो आप नहीं छू सकते ना,
उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं ला सकते हो। फ्लेक्सिबल इसलिए कि यस अमेंडमेंट्स आर पॉसिबल, है ना, इसलिए तो इतने सारे अमेंडमेंट्स हो भी चुके हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, सो आई एम होपिंग दिस इज क्लियर टू यू। ओके, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर क्या है, इसका आंसर है बी। एंड ये वही बताया हुआ है कि आर्टिकल 368 के अंडर, है ना, और उसके बाहर भी हमारा क्या है, अमेंडमेंट के प्रोविजंस हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कम्प्लीटली ना ही तो रिजिड है ना ही हमारा फ्लेक्सिबल है, इट इज़ अ मिक्स ऑफ बोथ, है ना, यूनिक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए आगे आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। मैंने कल आपको बोला था ना, आज से हम स्टार्ट कर देंगे जहाँ पे हम नॉट करेक्ट वाली चीज़ें भी पूछेंगे। इट मीन्स आपका पूरा फोकस होना चाहिए क्वेश्चन पे, ऐसा नहीं कि अच्छा बस पढ़ लिया कर दिया। जैसे ही आप कोई भी वर्ड देख रहे हो जो फैक्चुअल है, कंसेप्चुअल है, राइट पूछा है, रॉन्ग पूछ रहा है, उसको क्या करना है, आपको अंडरलाइन कर लेना है। तो अब यहाँ पे क्या पूछे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो ऑप्शन ए हमारा क्या कह रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेज अ पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ तक तो सही लग रहा है, इन विच द एग्जीक्यूटिव इज कंप्लीटली सॉरी एग्जीक्यूटिव इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। क्या ऐसा है, सोचिए, जल्दी बढ़ा है। ऑप्शन बी क्या बोला है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज एज अ बेसिस ऑफ इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। क्या ऐसा है, कल ही हमने देखा था वाला पॉइंट कि जब हमारे फर्स्ट इलेक्शन हुए थे ना, उसमें भी हमने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया था, ना ही जेंडर के बेसिस पे, ना ही इकोनॉमी के बेसिस पे, है ना, हमने यही वाले कॉन्सेप्ट को रखा था। मीन्स ये तो सही है, चलो मैंने ही बता दिया आपको, आपको नॉट करेक्ट बताना है ना। और ये ऑप्शन सी क्या बोला है, द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेस अ सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट तो है ही, हमें पता है, आगे का ढंग से पढ़ेंगे। इन विच द स्टेट हैज नो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू रेगुलेट एनी मैटर एसोसिएटेड विद रिलीजन। क्या ऐसा है कि मतलब स्टेट सेक्युलर है और उसका कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं है कि वो धर्म से, ठीक है, रिलीजन से रिलेटेड किसी भी मैटर में कोई भी इंटरफेयर कर सके। क्या ऐसा है? ऑप्शन डी क्या बोला है, द कॉन्स्टिट्यूशन कंबाइंस फंडामेंटल राइट्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी टू परस्यू बोथ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। कैसा है, इसमें से आपको बताना है क्या सही नहीं है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर मार्क कर लीजिए, बहुत ही कम टाइम है, मैं बोलूँगी 1 ही सेकंड का टाइम काफ़ी था इस क्वेश्चन के लिए। चलिए, तो अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा था, नॉट करेक्ट, है ना, तो आपको नॉट करेक्ट बताना है। तो ये वाला तो हमारा बिल्कुल सही है कि यस हमारे यहाँ क्या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें एग्जीक्यूटिव कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, लेजिस्लेचर के लिए। यस बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट बी भी हमारा सही है। स्टेटमेंट बी मीन्स ऑप्शन बी हमारा सही है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी देता है। ये हमने देखा था कि जो हमारा फर्स्ट इलेक्शन हुए थे तब से ही बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, ना ही तो जेंडर, ना ही कास्ट या ना ही इकोनॉमिक बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। क्या था, सबको, है ना, एक पर्टिकुलर एज के बाद वालों को वोट करने का अधिकार था। एंड अभी क्या है, वो एज 18 है और हमने देखा भी था पहले 21 थी फिर 18 हुई है। अब आप मेरे को जल्दी से कमेंट में बताएंगे कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुआ है ना, बताइएगा। चलिए मैं ही बता देती हूँ, 61st अमेंडमेंट एक्ट। ओके, ईयर बता दीजिएगा मेरे को कि 1988 है, 89 है या 90 है, बता ही दिया मैंने, पर चलिए आप रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है कि सेक्युलर स्टेट है, ठीक है, पर क्या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं है कि वो रेगुलेट कर सके किसी भी मैटर में। नहीं यार, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। पहली चीज़ तो देखो वर्ड क्या है, एक्सट्रीम वर्ड जा रहा है कि एनी मैटर, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी प्रिंसिपल ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट है ना, तो हम रिफॉर्म लेके आते हैं, इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, पब्लिक ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसे तो स्टेट रेगुलेट करता है ना। बट एनी मैटर में आ गया तो ये वाला क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। बट डी वाला स्टेटमेंट ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। फंडामेंटल राइट्स हमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी देते हैं, वाइल ऑन द अदर हैंड डीपीएसपीज हमें क्या दे रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस दे रहे हैं। अब आपको थोड़ा सा याद भी होगा, है ना, ध्यान होना चाहिए आपको कि जो डीपीएसपीज हैं हम इसको क्लासिफाई कर देते हैं 3 पार्ट में, ध्यान है। एंड ये भी ध्यान होना चाहिए कि ये जो 3 पार्ट्स में जो हम क्लासिफाई कर रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ठीक है। बाद में हम लोगों ने कि उसका नेचर कैसा है उसके अकॉर्डिंग हमें 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया है। एक हमारा क्या है, गांधीयन, ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड जो लग रहे हैं हमें, ठीक है। सेकंड क्या है, सोशलिस्ट, है ना,
जहाँ पे नॉर्मल ऐसा लगे अच्छा ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स पे ही बेस्ड है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, लिबरल इंटेलेक्चुअल। ठीक है, तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। वैसे तो हम पढ़ेंगे जब DPSPs, तो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स से रिलेटेड जो भी है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए, आई एम होपिंग कि आपका सही गया होगा क्योंकि ईजी था ये वाला क्वेश्चन। सो यस, आंसर सी क्या है इसका, करेक्ट वन है कि स्टेट रेगुलेट कर सकती है किस किस केसेस में, जहाँ पे रिफॉर्म की जरूरत है, इक्वेलिटी, पब्लिक ऑर्डर की जरूरत होती है। चलिए चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, ढंग से पढ़िएगा, अच्छे से सॉल्व करिएगा, कोशिश कीजिए कि डेली 5 out of 5 ही आपके सही हो, है ना। और अगर कम आ रहे हैं तो बिल्कुल भी डिमोटिवेटेड नहीं होना है, इसको एज अ प्रैक्टिस लेना है। जो गलत हो रहा है उसको सही करने की कोशिश करनी है। सही करना मीन्स सिंपल रिवाइज करो कि अच्छा मुझसे कहाँ गलती हुई थी एंड आगे ये ना हो, बस इतना ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। कंसीडर करना है इन सारे स्टेटमेंट्स को और हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट। ठीक है, कल तो मैंने बता दिया था ऑलरेडी कि मैं इनकरेक्ट वाले क्वेश्चंस पूछूंगी, तो इसलिए आप प्रिपेयर्ड भी होंगे आज, है ना, अगर लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो ऑब्वियसली। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वाला क्वेश्चन अपना। द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्स इट्स ऑथोरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। अब देखो ये तो पता होना चाहिए, प्रियम्बल पढ़ा है तो वहीं पे हमने सबसे पहले लाइन देखी थी। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, तो वो क्या बताया था कि सोर्स है ना, तो ये तो सही बात ही है ना। चलो मैंने चीटिंग करवा दी एक क्वेश्चन में, एक के स्टेटमेंट में। सेकंड पर आते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द यूनियन वेल वेस्टिंग रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द PM। क्या मतलब दो हेड है यहाँ पे, एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है और जो एक रियल हेड है, जहाँ पे जो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है, जिसको हेड कौन करते हैं, PM। क्या ऐसा है? ठीक है, देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली सेपरेट्स द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द लेजिस्लेचर। अगर आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड भी यूज कर रहे होगे ना, तो अभी आप इस क्वेश्चन को करके ले जाओगे। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। अगर वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है तो क्या वो उससे सेपरेटेड हो सकता है, नहीं ना। ठीक है, तो ये वाले स्टेटमेंट आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। आते हैं फोर्थ स्टेटमेंट पे। अब देखो, अगर मैं एक नंबर बोलूँ, थर्ड गया, ठीक है, एंड ये भी गया, तो आंसर तो आपके आंखों के सामने वैसे ही आ गया 1 and 2, बट फिर भी हम देख लेते। सॉरी, देखो अब मैं भी वही वाली गलती करने वाली थी ना, कि क्या बोल रही हूँ मैं कि आंसर आपको बताना है ना। अब देखो मैं भी क्या बोल रही थी कि ये कट गया तो आपके सामने आंसर आ गया, एंड ये मैं जानबूझकर करके दिखाया है आपको कि आपको ध्यान रहे कि यार सही में गड़बड़ में यही होता है कि अभी जब बिल्कुल रिलैक्स्ड माइंड है तब हम ये गलती करने जा सकते हैं। तो अब सोचिए जब एग्जाम का प्रेशर होगा तो हम पक्का करेंगे। इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है, इनकरेक्ट पूछा है मीन्स ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ओके, ये नहीं होगा मीन्स ये दोनों स्टेटमेंट तो हमारे क्या होगा, सही हो गए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट स्टेटमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन इनकॉर्पोरेट्स इमरजेंसी प्रोविजंस दैट कैन सब्सटेंशियली ऑल्टर द नॉर्मल फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। ये तो पढ़ा ही है ना हमने कि जो जब इमरजेंसी लगती है तो यूनियन के पास ज़्यादा पावर आ जाती है ना। वो एक तरीके से पूरा का पूरा यूनियन बन जाता है हमारा, है ना, कि मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ज़्यादा पावर आ जाती है, सब कुछ उसी के अंडर में आ जाता है। तो यस, ये वाला तो सही है। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया, ये वाला स्टेटमेंट ये कट गए, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो यस, एक बार सारे स्टेटमेंट्स को दोबारा देख लेते हैं कि पहला वाला स्टेटमेंट सही है, सोर्स क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। ये हमने देखा था कि नॉमिनल हेड है और रियल हेड है। नॉमिनल कौन है, प्रेसिडेंट, एंड रियल हेड कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिनको हेड कौन करेंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर। ये पॉइंट याद रखने, आर्टिकल 74-75 कल समझाए भी थे। कंप्लीटली सेपरेट नहीं करता है क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, लेजिस्लेचर के लिए, तो सेपरेशन होने का मतलब ही नहीं है। जो कंप्लीटली सेपरेट होता है ना, ये हमारे यूएस में होता है। ओके, चलिए अब देखते हैं ये लास्ट वाला स्टेटमेंट। तो यस, ये वाला तो हमारा सही है कि जब इमरजेंसी लग रही है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ज़्यादा पावर होगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। सो करेक्ट आंसर यही है। आई एम होपिंग कि आपके मोस्टली क्वेश्चंस, और मैं तो वैसे चाहती हूँ कि सारे ही क्वेश्चन सही गए हों, है ना, क्योंकि हमने अच्छे से कल पूरा लेक्चर पढ़ा था, टाइम लेके हमने पूरा पढ़ा है, एक एक पॉइंट को क्लियर किया है, तो उसमें गलत नहीं होना चाहिए, है ना। अब बाकी आपके जितने भी मार्क्स बन रहे हों, ऑनेस्टी के साथ अपने मार्क्स नीचे बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में कि कितने सही हुए हैं, कितने
रह गए हैं, जो रह गए हैं उसके लिए दुखी नहीं होना है, हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी इम्प्रोवाइजेशन प्रोसेस है। एग्जैक्टली जो आपका एग्ज़ाम है, अभी मैं यूपीपीसीएस के लिए बात कर रही हूँ मेनली अभी, क्योंकि उनका रिसेंट में एग्ज़ाम है, तो वो कब है हमारा 6 दिसंबर को, है ना। अभी उसके लिए टाइम है, तो आपको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलिए फिर, अगर आप कुछ ये क्वेश्चंस और हमारी पूरी स्ट्रेटजी की पहले लेक्चर्स ले रहे हैं, फिर हम उसमें भी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं, 1 पेजर दे रहे हैं पूरा, और फिर नेक्स्ट डे हम हमारे एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आपका पूरा का पूरा जितना भी चैप्टर था वो क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। अगर ये आपको स्ट्रेटजी एंड सीरीज़ पसंद आ रही हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। बाकी के आपको जितने भी नोट्स हैं, है ना, जितने भी पीडीएफ्स हैं वो टेलीग्राम पे अवेलेबल हैं, है ना, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो अभी आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई भी आपको क्वेरी हो या कुछ भी पूछना हो तो आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमारे चैनल पे ही है ना, तो आप वहाँ से उसको यूज़ कर सकते हो। चलिए फिर, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड कीप शाइनिंग। एंड ये हमारा वो 1 पेजर है जहाँ से आपको रिवाइज करके आना था, कर लीजिएगा, पीडीएफ आपके पास अवेलेबल होगी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एमसीक्यू सीरीज, है ना। हम हमारे क्या कर चुके हैं, 4 एपिसोड कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम हमारी मिनी क्विज ट्राई करेंगे किस पे, एपिसोड 5 पे, जो किस पे बेस्ड है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पे। हम ऑलरेडी 4 सेशंस ले चुके हैं जहाँ पे हमारे जो कोर चैप्टर्स हैं पॉलिटी के उसको कंप्लीट कर चुके हैं। अगर पहले आपने वो कंप्लीट नहीं किए तो पहले जाके वो वाली क्विज, वो वाले लेक्चर्स कर लीजिए, उसके बाद जाके इस वाले सेशन पे आइएगा। एंड अगर आप अच्छे से पढ़ के रिवाइज करके आए हैं तो वेल एंड गुड। चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारे आज के एमसीक्यू सीरीज में। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में, ठीक है, क्या उसके रेफरेंस में हम देख रहे हैं कि ये स्टेटमेंट्स को हमें देखना है। अब स्टेटमेंट्स में हमें क्या देखना है, करेक्ट, ठीक है, तो इसको भी मार्क कर लीजिए, मीन्स करेक्ट वाले हमें बताते हैं। अब स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या आर्टिकल 1 यही कहता है कि जो इंडिया है दैट इज भारत वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, द टेरिटरी ऑफ इंडिया कंप्राइजेज द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, द यूनियन टेरिटरीज एंड सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। क्या जो इंडिया की टेरिटरी है उसमें, जो हम टेरिटरी ऑफ इंडिया वर्ड यूज करते हैं, क्या उसमें हमारे जो स्टेट्स की टेरिटरीज हैं वो, यूनियन टेरिटरीज और ऐसी टेरिटरीज जो हम फ्यूचर में भी एक्वायर कर सकते हैं, वो सब आती हैं। स्टेटमेंट 3 क्या बोल रहा है, द एक्सप्रेशन यूनियन ऑफ स्टेट्स इम्प्लाइज दैट द स्टेट्स हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू secede फ्रॉम द यूनियन। क्या जो यूनियन ऑफ स्टेट्स एक्सप्रेशन है उसका मतलब ये है कि जो हमारे स्टेट्स हैं उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक अधिकार है कि वो यूनियन से हट सकते हैं, मतलब उसको छोड़ सकते हैं। स्टेटमेंट 4 क्या बोल रहा है, द एक्सप्रेशन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज वाइडर देन द एक्सप्रेशन ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। क्या टेरिटरी ऑफ इंडिया जो वर्ड है, जो एक्सप्रेशन है, वो हमारा यूनियन ऑफ इंडिया वाले एक्सप्रेशन से बड़ा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमने डिटेल में पढ़ा था, ये आपको आना चाहिए। जल्दी से अपना आंसर मार्क कर लीजिए, हम डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन अभी देखते हैं। अपना आंसर जल्दी मार्क कीजिए, 3 सेकेंड्स हैं आपके पास, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, नाउ टाइम्स अप। हम जाते हैं आंसर पे। आई एम होपिंग आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा, है ना। एंड बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, जो भी आंसर हो उसको, मतलब पहले क्वेश्चन ढंग से पढ़िए, अपना आंसर मार्क कीजिए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन सुनिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरी स्पीड फास्ट हो रही है, वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से तसल्ली से क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि मेन आपको ही क्वेश्चन पढ़ना है ना, आंसर आपको देना है। मैं जस्ट यहाँ पे क्या कर रही हूँ, हेल्प कर रही हूँ कि यस हम हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सके, है ना, वो हमारे प्रैक्टिस में आ सके। अब आप मेरे को एक बात बताइए कि हमने क्या पढ़ा था, यस आर्टिकल 1 खुद ही बोल रहा है कि आर्टिकल 1 इंडिया दैट इज भारत, मतलब इंडिया के लिए हमें 2 वर्ड्स नेम के लिए चूज किए, वो क्या होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। यस बिल्कुल सही बात है। और इंडिया की जो टेरिटरीज हैं उसमें स्टेट्स, यूटीज और बाकी की टेरिटरीज जो हम एक्वायर करेंगे, है ना, इन फ्यूचर जो भी अगर आएगी तो वो हमारी किस्मों की टेरिटरी ऑफ इंडिया में इंक्लूड होगी। यस बिल्कुल सही है, बट ये तो बिल्कुल गलत है ना।
हमने बोला यही था कि जो इंडिया का यूनियन ऑफ स्टेट्स है वो हमारा किसी ऐसा नहीं है कि अग्रीमेंट से बना है ना, ऐसा नहीं है। हमने क्या किया है, जो अग्रीमेंट से होता तो मान लो जैसे यूएस में बना है तो वहां पे उनको राइट भी मिल जाए कि वो सिसीड कर दे, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या है, हमारा इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, ये आपको याद रखना है। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत, थर्ड गलत हो गया, तो ये दो ऑप्शन तो चले गए। फोर्थ वाला देखते हैं, द एक्सप्रेशन टेरिटरी ऑफ इंडिया वाइडर है। यस, बिल्कुल बड़ा है, क्योंकि टेरिटरी ऑफ इंडिया देखो स्टेटमेंट 2 खुद ही बोल रहा है कि जो टेरिटरी है उसमें हमारे ये टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड वो इंक्लूड होती हैं। इसलिए टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या है, वाइडर कॉन्सेप्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। आई एम होपिंग आप लोगों ने भी यही मार्क किया होगा। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर एक बार डिटेल में। तो यस, आंसर बी है। तो याद रखना है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट तो करेक्ट है ना, क्योंकि आर्टिकल 1 सब क्लॉज आर्टिकल 1 क्लॉज 1 भी यही बोलता है, आर्टिकल की इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 क्लॉज 3 हमें जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है उसमें क्या है उसके बारे में बता रहा है कि स्टेट्स की टेरिटरीज हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, जो कि स्पेसिफाइड है कहाँ पे, फर्स्ट शेड्यूल में। ऐसी टेरिटरीज हैं जिसको एक्वायर किया जा सकता है ना। फिर स्टेटमेंट 3 गलत है, यूनियन ऑफ स्टेट्स में ऐसा नहीं है कि जो हमारे स्टेट्स हैं वो सिसीड कर लें, तो ये गलत हो गया हमारा। स्टेटमेंट 4 करेक्ट है, यस, क्योंकि स्टेटमेंट 2 ही हमारे स्टेटमेंट 4 को एक्सप्लेन अच्छे से कर रहा है। चलिए, आई एम होपिंग कि क्लियर होगा। आगे आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। ये क्या बोल रहा है, आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस में हमें ये स्टेटमेंट्स देखने हैं एंड क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट ही बताना है। ध्यान से पढ़िए। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, पार्लियामेंट में एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स। क्या पार्लियामेंट यूनियन में नए स्टेट्स बना सकता है या उसकी बाउंड्रीज चेंज कर सकता है, एडमिट कर सकता है हमारे यूनियन में, ठीक है, किसी रीजन को, या फिर न्यू स्टेट्स एस्टेब्लिश बना सकता है, क्या ऐसा है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन एक्सरसाइज दिस पावर ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ टेरिटरीज दैट वर ऑलरेडी पार्ट ऑफ इंडिया। क्या आर्टिकल 2 में जो मतलब जो इंटरनल एडजस्टमेंट है ना उसके बारे में बात कर रहे हैं, मीन्स उन्हीं टेरिटरीज के लिए जो कि ऑलरेडी इंडिया का पार्ट है, ऐसा है। एंड स्टेटमेंट 3 क्या बोल रहा है, द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू स्टेट में बी डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। क्या जो हमारे नए स्टेट्स हमने एस्टेब्लिश किया है या एडमिट कर रहे हैं हमारे यूनियन में, तो उसकी जो कंडीशंस हैं और जो टर्म्स हैं वो क्या पार्लियामेंट डिसाइड करती है। चलिए, इजी क्वेश्चन है, सिंपली आर्टिकल 2 अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट मार्क करोगे। बताइए, अपना आंसर जल्दी मार्क कर लीजिए कि आपको कौन कौन से स्टेटमेंट सही लग रहे हैं। मार्क योर आंसर। सो ओके, टाइम कम है, 3 सेकंड का ही टाइम है। स्टार्ट कीजिए अपना आंसर मार्क करना। सो नाउ टाइम्स अप, है ना। अब आंसर देखते हैं इसका। अब देखो, पहली बात तो सही है ना, पार्लियामेंट ही करती है ना, कि उसी के पास पावर है कि स्टेट्स में क्या चेंजेस लाने हैं, है ना, या एडमिट करना है ना, हमारे यूनियन में नए स्टेट्स बनाने हैं, पार्लियामेंट करता है। अब पार्लियामेंट, स्टेटमेंट 2 क्या बोला है, पार्लियामेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर ओनली रिस्पेक्ट ऑफ टेरिटरीज दैट वर ऑलरेडी पार्ट ऑफ इट। नहीं, आर्टिकल 2 हमारा डील करता है न्यू स्टेट्स से और आर्टिकल 3 करता है हमारा इंटरनल रीएडजस्टमेंट से, ऑलरेडी पार्ट जो है। तो स्टेटमेंट 2 हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। एंड यस, स्टेटमेंट 3 हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। अगर पार्लियामेंट एडमिट कर रहा है इट मीन्स उसके पास ही पावर होगी ना कि वो टर्म्स एंड कंडीशन भी डिसाइड कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1 एंड 3। स्टेटमेंट 2 क्या होगा, गलत होगा। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मीन्स 1 एंड 3 आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स, व्हाइल 2 इज इनकरेक्ट। तो आपको बस ये यहाँ पे ये याद रखना है कि आर्टिकल 2 हमारा डील करता है एडमिशन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, व्हाइल 3 डील्स विद द इंटरनल रीएडजस्टमेंट। ओके, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस याद रखना है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में क्या डिफरेंस है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अ बिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स और ऑल्ट्रेशन ऑफ द एरिया, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग स्टेट्स। सिंपल सी बात है, चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, कि नया स्टेट बन रहा है या बाउंड्री में चेंज आ रहा है या नाम में चेंज आ रहा है स्टेट्स के, तो उससे रिलेटेड हमें क्या बताना है, करेक्ट बताना है। ये चीज याद रखनी है आपको। ये स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहे हैं,
Such a bill can be introduced in either house of parliament only on the recommendation of the president. क्या ये सिर्फ पार्लियामेंट में ही ऐसे बिल आ सकते हैं, इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, और वो भी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पर ही? क्या ऐसा हमने कुछ पढ़ा था? क्या ट्रैप जोन में हमने ये वाले वर्ड्स को, स्टेटमेंट्स को दोबारा ढंग से देखा था? एंड ये आपको पता होना चाहिए, रिवाइज नहीं किया है ना, तो ये मतलब बहुत ज़्यादा मिस्टेक है ना, ये नहीं होना चाहिए। क्लासेस को अच्छे से देखो, अपने हैंड रिटन नोट्स भी बनाते जाओ। ऑल्दो जितनी भी इसकी पीडीएफ हैं हमारे लेक्चर्स की वो टेलीग्राम पे अवेलेबल है, बट अपने हैंडी नोट्स हमेशा बनाते रहो, है ना, वो बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जितना आप हाथ चलाओगे आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में वो अब जाते रहते हैं, तो याद रखिए हमेशा। ओके, तो स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? इफ द बिल affects the area, boundaries or name of a state, the president must refer it to the legislature of that state for expressing its views. अगर कोई भी बिल एरिया, बाउंड्री या स्टेट का नेम चेंज कर रहा है तो प्रेसिडेंट को मतलब मैंडेटरी है कि वो इस बिल को लेजिस्लेचर जो है स्टेट की उसको रेफर करेगा उनके व्यूज एक्सप्रेस करने के लिए। एंड यहाँ से आप कनेक्ट कीजिए, अभी केरला का नाम क्या किया है? केरलम, है ना, ये बिल आया है ना, मतलब ये फाइनल हो ही गया है। तो इट मीन्स कि ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये प्रोविजंस आपको पता होने चाहिए, क्योंकि करंट में है ये, है ना, तो आप इसको लाइटली नहीं ले सकते हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, है ना। ओके, अब देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट। द स्टेट लेजिस्लेचर मस्ट गिव इट्स कंसेंट बिफोर पार्लियामेंट कैन पास सच अ बिल। जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो मस्ट अपनी सहमति देगी, है ना, ऐसे बिल को पास करने से पहले, है ना। अब फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? पार्लियामेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू एक्सेप्ट द व्यूज एक्सप्रेस्ड बाय द स्टेट्स लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है, मतलब जो स्टेट लेजिस्लेचर कहेगी उनको वही मानना पड़ेगा। कैसा है? चलिए अपना आंसर मार्क कीजिए, जल्दी जल्दी बताइए, बहुत ही कम टाइम में, 3 सेकंड का वक्त है, जल्दी जल्दी जल्दी। सो नाउ टाइम्स अप, देखते हैं हमारा आंसर। ओके, मैं इसको इरेज कर दूं। यस, अब आते हैं। अब देखो, ऑलरेडी मैंने बताया था कि कभी भी अगर ऐसे बिल की बात चल रही है तो ये जो बिल है ये पार्लियामेंट में ही इंट्रोड्यूस होंगे, और सिर्फ किसकी रिकमेंडेशन पे? प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। सेकंड वाला क्या बोल रहा है? इफ द बिल अफेक्ट्स द एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ अ स्टेट, प्रेसिडेंट किसको रेफर करेगा? यस, स्टेट लेजिस्लेचर को बोलेगा कि अपने व्यूज एक्सप्रेस कीजिए। व्यूज एक्सप्रेस कीजिए, बट उसके व्यूज को मानना और ना मानना ये पार्लियामेंट की मर्जी है, ये स्टेट लेजिस्लेचर का कही हुई बात उन पे, मतलब ये नहीं है कि अच्छा स्टेट लेजिस्लेचर जो कहेगी वही बात मानी जाएगी। इट मीन्स कि ये हमारा स्टेटमेंट 4 क्या हो गया? इनकरेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड नहीं है। एंड उस एक और चीज कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है, ऐसा नहीं है कि बिल पास होने से पहले उसको कंसेंट देनी है, नहीं, ऐसा भी कोई भी प्रोविजन नहीं है। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। सिर्फ हमारे स्टेटमेंट 1 और 2 क्या है? करेक्ट है, 3 और 4 क्या है? इनकरेक्ट है। आई एम होपिंग कि ये वाला क्वेश्चन भी आपका सही गया होगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। आंसर 1 करेक्ट है, मीन्स 1 और 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट क्या करेगा? रिकमेंड करता है, तब ये बिल इंट्रोड्यूस होगा पार्लियामेंट में, और स्टेट लेजिस्लेचर के व्यूज भी जानते हैं अगर ये उस स्टेट के एरिया, बाउंड्री या नेम को इम्पैक्ट डाल रहा है तो, बट उनके व्यूज लेते हैं, पर कंसेंट इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन। एंड जो व्यूज हैं वो बाइंडिंग भी नहीं है हमारी पार्लियामेंट पर। ये आपको प्रोविजंस याद रखते हैं, सिर्फ कंसल्ट किया जाता है, बट फाइनल अथॉरिटी कौन है? पार्लियामेंट है। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 4, विद रेफरेंस टू द प्रोसीजर ऑफ अंडर आर्टिकल 3 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब आर्टिकल 3 पे क्वेश्चन है। देखा हमने आर्टिकल 1 पे क्वेश्चन देखा, आर्टिकल 2 पे देखा, आर्टिकल 3 पे देख रहे हैं ना, और हम ये देख रहे हैं कि क्या क्या किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत ही कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ध्यान के साथ पढ़िएगा, अटेम्प्ट कीजिए। इसमें भी क्या पूछा है? करेक्ट पूछ रहे हैं, करेक्ट स्टेटमेंट्स। अब क्या बोल रहा है पहला स्टेटमेंट? द प्रेसिडेंट में स्पेसिफाई अ पीरियड विद इन विच द स्टेट लेजिस्लेचर मस्ट एक्सप्रेस इट्स व्यूज। क्या प्रेसिडेंट जो टाइम पीरियड है वो स्पेसिफाई कर सकता है कि स्टेट लेजिस्लेचर को इतने ही टाइम में अपना व्यू बताना है ना। अब स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? द प्रेसिडेंट मे एक्सटेंड द पीरियड सो स्पेसिफाइड। प्रेसिडेंट जो टाइम पीरियड दिया था उसको भी क्या कर सकता है? स्पेस जो स्पेसिफाइड टाइम दिया था उसको क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है।
या नहीं बढ़ा सकता, बताइए आप लोग अभी। एंड स्टेटमेंट 3 क्या बोल रहा है, इफ द लेजिस्लेचर डज नॉट एक्सप्रेस इट्स व्यूज विद इन द स्पेसिफाइड और एक्सटेंडेड पीरियड द बिल ऑटोमेटिकली लैप्सेस मतलब बिल खत्म हो जाता है ना, कि अगर लेजिस्लेचर ने अपने व्यूज एक्सप्रेस नहीं किए प्रेसिडेंट के दिए हुए टाइम में, है ना, जो उसको टाइम मिला था स्पेसिफाइड टाइम, तो बिल ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाता है। कैसा होता है? फिर स्टेटमेंट 4 क्या बोल रहा है, पार्लियामेंट में प्रोसीड with the bill even if the concerned state legislature has not expressed its views within the specified period। अभी देखो लास्ट क्वेश्चन में ही हमने एक तरीके से ये चीज़ क्लियर कर ली थी। अभी तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं जाना चाहिए आप लोगों का, पर ठीक है ट्राई कीजिए कि क्या पार्लियामेंट बिल को प्रोसीड कर सकती है स्टिल तब भी जब जो लेजिस्लेचर है अपने व्यूज उस स्पेसिफाइड टाइम में नहीं देते हैं। चलिए बताइए, 3 सेकंड है आपके पास, अपना आंसर मार्क कीजिए। सो नाउ टाइम्स अप, है ना। चलो अब देखो, पहला वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही लग रहा है बिल्कुल, है ना। मैं एक सेकंड कलर चेंज कर लूँ पेन का। ओके, तो यस, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, एक पीरियड स्पेसिफाई करता है कि आपको अपने जो व्यूज़ हैं स्टेट लेजिस्लेचर के आप अपने बता दीजिए कि क्या व्यूज़ हैं आपके, है ना, इन चेंजेस के रिगार्डिंग। मतलब आर्टिकल 3 में जो जो हमारे चेंजेस होते हैं, बाउंड्री चेंज हो रही है ना, नेम चेंज हो रहा है या रीजन में कुछ चेंज आ रहा है ना, ऑल्टर हो रहा है, तो उसके बारे में प्रेसिडेंट उस टाइम पीरियड को बढ़ा भी सकती है। अब वो टाइम दे रही है तो टाइम बढ़ा भी सकता है ना, हमारे प्रेसिडेंट बढ़ा सकते हैं। पर थर्ड वाला कि बिल लैप्स हो जाएगा, नहीं ना, स्टेट लेजिस्लेचर को इतना प्रोविजन नहीं दिया है, इतनी पावर्स नहीं दी है, क्योंकि फाइनल अथॉरिटी हमारी कौन है, पार्लियामेंट है ना, रादर देन द स्टेट लेजिस्लेचर। तो अगर मान लो स्टेट लेजिस्लेचर उस टाइम पीरियड में भी अपने व्यूज ना दे, तब भी जो पार्लियामेंट है वो बिल को आगे प्रोसीड कर सकती है। तो हमारे करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन से, 1, 2 एंड 4, 3 इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं। सो यस, आंसर क्या है, ऑप्शन बी, 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट, 3 इज इनकरेक्ट। तो ये मतलब ऐसा नहीं कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने अपने व्यूज एक्सप्रेस नहीं किए उतने टाइम में तो बिल लैप्स हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और बाकी के तीनों स्टेटमेंट्स क्या हमारे सही है, याद रखिएगा। इन सिंपल वर्ड्स में बोलें तो स्टेट लेजिस्लेचर का जो रोल होता है वो कंसल्टेटिव है रादर देन वीटो बेस्ड। वो सिर्फ कंसल्ट करके बता सकता है, कंसल्ट किया जाता है उनसे, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। सो क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। अब इसमें भी आपको क्या बताना है, करेक्ट बताना है। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, अ लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 मे अमेंड द फर्स्ट शेड्यूल। क्या जो लॉ बना रहे हैं हम आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंडर, वो अमेंड कर सकता है फर्स्ट शेड्यूल को। फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अ लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 और 3 मे अमेंड द फोर्थ शेड्यूल। क्या जैसे हमारा ऊपर वाले स्टेटमेंट में फर्स्ट शेड्यूल में चेंज ला सकते हैं, सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या बोला है, फोर्थ शेड्यूल में चेंज ला सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट शेड्यूल हमारा क्या है, बता रहा है हमारे जो यूनियन है उस टेरिटरीज है उसके बारे में मिली, है ना। फोर्थ शेड्यूल हमारे राज्यसभा में सीट से रिलेटेड है ना। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सच अ लॉ इज डीम्ड टू बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 368। ये हमारा ट्रैप वाला पार्ट है, याद आ रहा हो तो। एंड फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सच अ लॉ मे कंटेन सप्लीमेंटल इंसिडेंटल कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजंस। क्या ऐसे लॉ में हमारे सप्लीमेंट, इंसिडेंट और कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजंस होते हैं। चलिए सोचिए इसका आंसर क्या सही होगा आपके अकॉर्डिंग, जल्दी। जल्दी अपना आंसर मार्क कीजिए, 3 सेकंड का टाइम है बस आपके पास, ज़्यादा टाइम नहीं है। सो नाउ टाइम्स अप। आई एम होपिंग कि अपना आंसर मार्क कर लिया होगा, ठीक है। अब देखो यही वाला जो स्टेटमेंट है थर्ड वाला ना, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा कि अगर हम आर्टिकल 4 के अंडर देखें तो सिंपल मेजोरिटी से हमारा उसके अंडर चेंज होता है ना, बट ये अंडर आर्टिकल 368 नहीं होता है। अंडर आर्टिकल 368 कब होगा, जब हम क्या करेंगे, फॉरेन कंट्रीज के साथ में हम क्या करेंगे, हमारे रीजंस को दे रहे होंगे, है ना, तब हमें ये जो आर्टिकल 368 है वो यूज होगा, है ना, तब अमेंडमेंट वाला पार्ट यूज होगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का। अदरवाइज वो सिंपल मेजोरिटी से चेंज हो जाएगा बस, है ना। ये आपको याद रखना है, ये मैंने कई बार बोला था, ट्रैप जोन में भी इस वाले पॉइंट को अच्छे से मेंशन किया था। तो ये याद रखना है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, थर्ड स्टेटमेंट गलत होती है, हमारा आंसर क्या हो गया, ए। बाकी के तीनों स्टेटमेंट्स क्या है,
सही हैं। तो आप ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 1 भी करेक्ट है। इस फर्स्ट शेड्यूल किसे डील करता है? नेम्स एंड टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ स्टेट्स एंड ड्यूटीज। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। फोर्थ शेड्यूल किसे डील करता है? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दैट इज द राज्यसभा। एंड ये आपका भी क्या है, देखो आपको शेड्यूल फर्स्ट मिल गया, इनकेस आपको नहीं पता अपनी कॉपी में नोट कर लो। अच्छा, फर्स्ट शेड्यूल में ये है, फोर्थ शेड्यूल में ये है, एंड फोर्थ शेड्यूल मतलब हमारे PYQs में, चाहे यूपीएससी हो चाहे हमारे यूपीपीएससी हो, सीधे की सीधे इस पे फोर्थ शेड्यूल पे बेस्ड क्वेश्चन है, MCQs है ना, आप देख सकते हो। तो इसको तो अच्छे से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि किससे डील करता है। थर्ड हमारा इनकरेक्ट है, ये हमारा सिंपल मेजोरिटी से चला जाएगा, नॉर्मल चेंज है, बट अंडर आर्टिकल 368 ये नहीं आता है। स्टेटमेंट 4 हमारा क्या है? करेक्ट है कि ये लॉज में क्या हो सकता है? सप्लीमेंटल भी हो सकता है, इंसिडेंटल भी हो सकता है, और कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजंस भी यहाँ पे इंक्लूड हो सकते हैं। तो ये बस सारे पॉइंट्स आपको आई एम होपिंग कि अच्छे से क्लियर होंगे। आपके जो जितना भी स्कोर बन रहा हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। सेशंस अगर पसंद आ रहे हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड ये सारी की सारी PDFs आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, सारी की सारी अब अवेलेबल हैं आपको टेलीग्राम पर। एंड ये क्वेश्चन सबसे पहले आप क्या करो, जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसको ढंग से देखो, है ना, वो डेली अपडेट हो रहे हैं टाइमली, कि पहले आपका जो भी स्टैटिक पार्ट है ना, उससे रिलेटेड जो भी करंट पार्ट है, हम दोनों का लेक्चर दे रहे हैं, है ना, मतलब एक ही लेक्चर है ना, वो भी बहुत छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। एक एक पॉइंट जो जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं उस पर स्पेशल फोकस किया जा रहा है। वहाँ पे आपका पूरा का पूरा स्टैटिक पार्ट भी कंप्लीट है, अभी करंट में क्या चल रहा है हम उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं। एंड उस वाली क्लास में अगर हमने चैप्टर कर लिया, नेक्स्ट डे हम उस पर क्या कर रहे हैं, आपको टाइम दे रहे हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। एंड नेक्स्ट डे शाम को हम क्या लेते हैं, यही MCQs वाली क्लास लेते हैं, जिससे आपका क्या हो सके, डबल प्रैक्टिस हो सके। आज पढ़ा है, कल रिवाइज कर लीजिए। एंड इसी चैप्टर से रिलेटेड हम 1 पेज जो पोस्ट है वो भी आपको अर्ली मॉर्निंग ही दे देते हैं, जिससे आप पढ़ भी सकते हो अच्छे से, है ना। जिस दिन लेक्चर होता है उसी ही मॉर्निंग को हम दे देते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा अच्छे से एक लिंक में शेड्यूल चल रहा है कि सबसे पहले हमारी पोस्ट आ जाती है, बाय 9 AM आ जाती है, जहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे ये वाले। फिर उसके बाद आपकी क्लास होती है ना, और उसके नेक्स्ट डे हम हमारे क्या करते हैं, MCQs को सॉल्व कर लेते हैं, 5 MCQs को, जिससे आपकी प्रैक्टिस एंश्योर हो सके। सो अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, एंड कूल रहिए, है ना, रिलैक्स होकर रहिए। जितनी अच्छी पढ़ाई होगी उतने अच्छे से आपके मार्क्स आएंगे, बस रिलैक्स एंड रिवीजन करते रहिए। एंड हाँ, अगर ये आपको ऐसे 1 पेजर नोट्स और क्लास वगैरह सब अच्छे से क्लियर हो रही हैं, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, एंड यहाँ से आप अपना पूरी क्लास लेने के बाद, MCQ सॉल्व करने के बाद इसको क्या कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। और एंड ये हमारा ट्रैप जोन जो मैंने बोला था कि लास्ट क्लास में हमने देखे थे, है ना, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे इन ट्रैप जोन में फंसना नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं हमारी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ओके, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।